हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो नॉवल चैनल पर। जी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए। चैप्टर 51। क्या कोई चमत्कार हो सकता है? सबकी फटी हुई आंखों के सामने आर्यन ने तलवार का एक ऐसा वार किया जिसने सारी हदें पार कर दी थी। इस पल उसकी एनर्जी तूफान की तरह उठी और लिमिट योद्धा के लेवल तक पहुंच गई। संपूर्ण परफेक्ट लेवल की थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश पूरी ताकत के साथ बाहर आई, यहां तक कि उसके पहले वार में भी एक बेमिसाल खूबसूरती झलक रही थी। अभी अभी अंदर घुसे उस बीस्ट वॉरियर के चेहरे पर जो खौफनाक मुस्कान थी, उसे पूरी तरह से खिलने का मौका ही नहीं मिला और वो वहीं की वहीं जम गई। सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे उस विशाल बिजली के अजगर थंडर पायथन को देखकर उसकी जानवरों जैसी आंखों में इतना खौफ भर गया कि वो छलकने लगा। ये कैसे हो सकता है? क्या इस साल के छात्र ज्यादा से ज्यादा पीक योद्धा ही नहीं थे? वो तलवार का इतना खौफनाक वार कैसे कर सकता है? उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। तलवार का ये वार, जो किसी लो लेवल युद्ध जनरल को कुचलने के लिए काफी था, उसने उसे अंदर तक डरा दिया था। उसने सबसे पहले अंदर घुसने का मौका इसलिए लपका था ताकि वो सबसे पहले अपना जलवा दिखा सके। लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसका इंतजार मौत कर रही थी। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आर्यन के पक्के इरादे से भरा तलवार का ये बेमिसाल वार उसे इस कदर दबा रहा था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी युद्ध जनरल लेवल की एनर्जी फूट पड़ी और उसकी खाल स्केल्स से खून बहने लगा, लेकिन सब बेकार था। बिजली से भरे तलवार के इस वार के बाद सब कुछ धुएं की तरह गायब हो गया। उफ! बीस्ट वॉरियर की आंखें फैल गईं। तलवार के एक खौफनाक निशान ने उसे तिरछा चीर दिया और उसके शरीर के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। गल्प! थूक निगलने की आवाजें आने लगी। विशाल और बाकी सब पूरी तरह से सन्न थे। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। एक युद्ध जनरल लेवल का बीस्ट वॉरियर एक ही वार में मारा गया। क्या ये सच में कोई हाई स्कूल का छात्र कर सकता है? हर कोई आर्यन को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई जीता जागता दानव हो। फिर उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वे खूंखार जानवरों के सामने पूरी तरह से बेबस नहीं थे। अगर वे जिंदा रह सकते हैं, तो अपनी मर्जी से कौन मरना चाहेगा? आर्यन भाई महान हैं। आर्यन भाई, आप ही मेरे भगवान हैं। बाप रे! तलवार का ये वार, इसने तो सच में मेरा दिल जीत लिया। हर तरफ शोर मच गया। आर्यन की तलवार के इस बेमिसाल वार ने सबको हिलाकर रख दिया था। एक युद्ध जनरल लेवल के बीस्ट वॉरियर को पल भर में मार गिराने का उसका ये कारनामा सच में बहुत ही हैरान करने वाला था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और सबकी आंखों में फिर से जागी उस उम्मीद को देखकर उसे भी काफी खुशी हुई। उसने हल्के से सिर हिलाया और रोहन तुरंत समझ गया। पल भर में वो उस टूटी हुई जगह दरार को रोकने के लिए आगे बढ़ गया और लगातार अंदर आ रहे खूंखार जानवरों को पीछे धकेलने लगा। वहां मौजूद समझदार लोग तुरंत समझ गए और उनकी आंखें चमक उठीं। बढ़िया तरीका है। बीस्ट वॉरियर्स को एक एक करके अंदर आने दो, फिर उन पर छुपकर हमला करो। आर्यन भाई की तलवार के इस जबरदस्त वार के सामने एक लो लेवल युद्ध जनरल भी नहीं टिक सकता। कमाल है। हर कोई आर्यन का प्लान समझ गया और तुरंत अपनी अपनी जगह पर वापस आ गया, अगले बीस्ट वॉरियर के जाल में फंसने का इंतजार करने लगे। इस वक्त लोकेश ने अपने एक बीस्ट वॉरियर को अंदर जाते देखा और उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। सिर्फ आधे घंटे में छात्रों के बचाव में एक दरार आ गई थी। वो आगे से अच्छी खबर आने का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई। विक्रम, तुम जाओ। एक और दरार को देखकर उसने तुरंत हुक्म दिया। ये बीस्ट वॉरियर बहुत बेताब था, इससे पहले एक और बीस्ट वॉरियर ने उसे पीछे छोड़ दिया था। इसलिए अब जब उसे मौका मिला, तो उसे इसका फायदा तो उठाना ही था। उसके पैर एक ताकतवर जानवर के पैरों में बदल गए और कुछ ही छलांगों में उसने पल भर में सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर ली और सीधे उस दरार की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा खुशी से भरा था, वो अपने काम के लिए इनाम पाने के सपने देख रहा था। हालांकि अगले ही पल उस बीस्ट वॉरियर के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसकी जिंदगी के आखिरी पलों में सिर्फ एक खौफनाक बैंगनी रंग की तलवार की रोशनी चमकी। फिर वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। दूसरा, आर्यन ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आर्यन और बाकी लोगों ने यही काम बार बार किया। तीसरा, चौथा, पांचवां, छठे तक लोकेश के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। अब तक तो कोई बेवकूफ भी समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है। उस स्टेडियम के अंदर, जिसमें एक बड़ा सा छेद था, ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही खौफनाक और विशाल जानवर छुपा बैठा हो। जो भी बीस्ट वॉरियर अंदर गया, उसकी दोबारा कोई आवाज नहीं आई।
उसके पीछे बचे चारों बीस्ट वॉरियर्स ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल पहले ही जोर जोर से धड़क रहे थे। शुरू में इनाम पाने के लिए आगे दौड़ने वाले ये लोग अब इस बात से डर रहे थे कि कहीं लोकेश उनका नाम न पुकार ले। लोकेश के चेहरे के भावों को पढ़ना मुश्किल था। आखिरकार उसने अपना मन बना ही लिया। डॉट 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 सेंट्रल कंट्रोल रूम के अंदर आर्यन को तलवार का वो हैरान करने वाला वार करते देख, जिससे एक लो लेवल युद्ध जनरल लेवल का बीस्ट वॉरियर पल भर में ही मारा गया। लगभग हर कोई हैरानी से खड़ा हो गया, यहां तक कि जोरावर और सिकंदर भी पूरी तरह सन्न थे। लिमिट योद्धा, महान संपूर्ण, ग्रेट परफेक्शन लेवल पर सी ग्रेट कॉम्बैट स्किल, पीक सूक्ष्म स्तर, पीक माइक्रोस्कोपिक लेवल की कॉम्बैट स्किल्स। इनमें से कोई भी एक कामयाबी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इन सब का 18 साल के एक हाई स्कूल के छात्र में होना सच में होश उड़ाने वाला था। हा हा हा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम किया आर्यन। नंदपुर शहर के लोग जोर से हंस पड़े। जब से उन्हें यहाँ बैठकर यह सब देखने के लिए मजबूर किया गया था, तब से हर किसी का दिल बहुत भारी था। वे बस 10,000 में से एक चमत्कार होने की उम्मीद के सहारे ही टिके हुए थे। और अब सच में एक चमत्कार हो गया था। सिकंदर पागलों की तरह हंसा और जोरावर की तरफ ताना मारते हुए बोला, मुझे डर है कि अब सच में कोई अपने ही घमंड में डूबने वाला है। इस वक्त जोरावर के चेहरे पर पहले जैसी शांति नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से और खून की प्यास से भरा हुआ था। एक के बाद एक बीस्ट वॉरियर्स को लाइन में लगकर मरते हुए देख उसकी आंखों का गुस्सा अपनी हद पार कर चुका था। नाकारा, नाकारा, लोकेश, तुम किसी काम के नहीं हो। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो लोकेश का गला घोंट दे। उसे नहीं पता था कि उसने ये बिल्ली और चूहे वाला खेल किससे सीखा है, और अब ये पूरी तरह से एक तबाही में बदल गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकेश बस नाम का ही लीडर रह जाएगा। जोरावर का खून का प्यासा और आ फूट पड़ा। उसने सिकंदर को घूर कर देखा, उसकी आंखें खून से लाल थीं। वो सोच रहा था कि क्या उसे अभी हमला कर देना चाहिए। हालांकि उसे अभी हमला करने का पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने जो कहा था कि उनके बीच बीस्ट वॉरियर्स छुपे हुए हैं, वो पूरी तरह से एक झूठ था। लेकिन चून की दुश्मनों का हौसला तोड़ने का उनका प्लान फेल हो चुका था, इसलिए अब उनके पास सीधा हमला करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सिकंदर को ठीक होने के लिए और वक्त नहीं देना चाहता था। सिकंदर का ऑरा भी फूट पड़ा, जो बहुत ही खौफनाक था। हालात बिल्कुल बिगड़ने ही वाले थे। तभी हाई डेफिनेशन स्क्रीन पर लोकेश और बाकी बीस्ट वॉरियर्स ने आखिरकार एक नई चाल चली, जिससे तुरंत उन दोनों का ध्यान उस तरफ खींच गया। लोकेश लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा और बाकी बचे चारों बीस्ट वॉरियर्स को सीधा स्टेडियम की तरफ ले गया। सबकी नजरें तुरंत तेज हो गईं, उन्हें एक ऐसा खिंचाव महसूस हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। कोई कह सकता था कि यह आखिरी और सबसे जरूरी लड़ाई थी। अगर आर्यन और बाकी लोग जीत गए, तो खूंखार जानवरों का वो घेरा अपने आप टूट जाएगा। इसके उलट, अगर लोकेश और उसके ग्रुप ने छात्रों को मार डाला, तो नंदपुर शहर के लोग पक्का अपना हौसला खो बैठेंगे, और इतने बड़े दिमागी झटके के बाद वे पक्का जोरावर की टीम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आर्यन, क्या तुम एक और चमत्कार कर सकते हो? एक मिड लेवल युद्ध जनरल, 4 लो लेवल युद्ध जनरल। अगर यह पहले की बात होती, तो सिकंदर इसे एक पक्की मौत वाला हालात मानता। लेकिन अब, जैसे आर्यन ने लगातार चमत्कार किए थे और सबको बार बार हैरान किया था, वो बहुत पहले ही इस नौजवान का कायल हो चुका था। हर कोई लोकेश को देख रहा था, जो धीरे धीरे स्टेडियम के करीब आ रहा था। सबके दिमाग में बस एक ही बात थी, क्या आर्यन कोई चमत्कार कर सकता है? चैप्टर 52, बाजी पलटना। आर्यन जाहिर तौर पर नहीं जानता था कि सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग क्या सोच रहे थे। स्टेडियम में छात्र आखिरी बचे कुछ बीस्ट वॉरियर्स को धीरे धीरे करीब आते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थे, उनके शरीर कांप रहे थे, डर से नहीं, बल्कि घबराहट और जोश से मिले जुले एक अजीब से एहसास से। जब तक वे इस आखिरी आफत को झेल लेते, जीत उनकी मुट्ठी में होगी। आर्यन भाई, हमें क्या करना चाहिए? हर किसी ने अपनी नजरें आर्यन की तरफ घुमाई। अगर आर्यन इस वक्त उन्हें बाहर जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर हमला करने के लिए भी कहता, तो वे पीछे नहीं हटते। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन ने अपनी ताकत और अपने रुतबे से उन्हें पूरी तरह से अपना कायल बना लिया था। उनके थोड़ा और करीब आने का इंतजार करो, फिर मैं उन्हें चौंकाते हुए एक और बीस्ट वॉरियर को मार गिराऊंगा। आर्यन के चेहरे पर जान से मारने का इरादा और भारी दबाव साफ दिख रहा था। उसके प्लान में वो सबसे अहम कड़ी था और वो कोई भी गलती नहीं कर सकता था। मैं सबसे आगे वाले को संभालूंगा। बाकी बचे 3 बीस्ट वॉरियर्स को विशाल, रोहन और विकास, तुम तीनों को अपनी जान की बाजी लगाकर रोकना होगा। आर्यन की आंखों में पागलपन की एक झलक उभर रही थी। एक मिड लेवल युद्ध जनरल, और वो भी कोई आम नहीं।
उसे पूरा यकीन नहीं था कि वो ये कर पाएगा या नहीं, लेकिन इस वक्त वो 1 इंच भी पीछे हटने का सोच नहीं सकता था। आर्यन भाई, आप फिक्र मत कीजिए। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे ताकि कोई भी आपको परेशान न कर सके। विशाल और बाकी लोगों की आंखों में भी एक पक्का इरादा था, वे उन्हें रोकने के लिए मरते दम तक लड़ने को तैयार थे। आर्यन ने पहले ही उनके लिए इतना कुछ किया था, अगर वे इतना भी नहीं कर सकते तो उनमें और कचरे में क्या फर्क रह जाएगा। इस पल, ये जानते हुए भी कि वे लो लेवल युद्ध जनरल लेवल के बीस्ट वॉरियर्स का सामना करने वाले हैं, उन तीनों के चेहरों पर जरा भी डर नहीं था। ये था भरोसे का जादू। आर्यन भाई, आप फिक्र मत कीजिए, हम खूंखार जानवरों को रोके रखेंगे। वे कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर पाएंगे। बाकी बचे छात्रों ने भी एक साथ मिलकर अपना पक्का इरादा जताया। राजा का राजा से और सेनापति का सेनापति से मुकाबला। जीत या हार इसी आखिरी जानलेवा लड़ाई पर टिकी थी और वहां की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। 100 मीटर, 90 मीटर, 80 मीटर, डॉट डॉट डॉट। बीस्ट वॉरियर्स पूरी सावधानी बरत रहे थे और उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। 50 मीटर, 40 मीटर। आर्यन की आंखों में अचानक एक तेज चमक उठी। अभी उसने अपने दिल में एक आसमान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। मेरे हाथों मरो। पल भर में स्टेडियम की दरार से अचानक एक बैंगनी रंग का बिजली का ड्रैगन, थंडर ड्रैगन, निकला और एक ऐसी खौफनाक ताकत के साथ साइड में खड़े एक बीस्ट वॉरियर की तरफ बढ़ा जिसे रोकना नामुमकिन था। वो तलवार की एक रोशनी थी, हर चीज को तबाह कर देने के एक अजेय, कभी न हारने वाले विश्वास के साथ। आर्यन की तलवार का एक बेहद खौफनाक वार। रास्ते में आने वाले खूंखार जानवर दहाड़ने से पहले ही सफाई से 2 हिस्सों में कट गए और उस वार की ताकत जरा भी कम नहीं हुई। निशाने पर आया बीस्ट वॉरियर डर के मारे कांप उठा। मालिक, मुझे बचाए। उसे इस बैंगनी तलवार की रोशनी से मौत की महक आ रही थी, वो इसे अकेले नहीं रोक सकता था। लोकेश के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि पहले अंदर गए बीस्ट वॉरियर्स की कोई आवाज क्यों नहीं आई थी। तलवार के इतने खौफनाक वार के सामने उसे खुद भी पूरी सावधानी से निपटना पड़ता, फिर इन लो लेवल युद्ध जनरल लेवल के बीस्ट वॉरियर्स की तो बिसात ही क्या थी। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तलवार का ये वार बहुत तेज और बहुत ही खूंखार था। और जब वो स्टेडियम के करीब आया था, तो अनजाने में ही वो थोड़ा पीछे रह गया था। लोग हमेशा अनजान चीजों से डरते हैं। वूश! उस बीस्ट वॉरियर का शरीर उसके माथे से लेकर नीचे तक सफाई से 2 हिस्सों में कट गया। थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश के इस आखिरी वार की ताकत ने लोकेश के दिल को भी जोर से धड़का दिया। लोकेश ने आखिरकार उस इंसान को देख लिया जिसने एक के बाद एक बीस्ट वॉरियर्स को मौत के घाट उतारा था। आर्यन। उसके छोटे और बिखरे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी लंबी तलवार से खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर खून के कुछ छींटे पड़े थे जो उसके इस हीरो वाले अंदाज को और भी बढ़ा रहे थे। लोकेश आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा, आर्यन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो गुस्से से पागल हो रहा था। इनाम पाने का जो मिशन शुरू में बिल्कुल पक्का लग रहा था, उसे उसने बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से इतने सारे बीस्ट वॉरियर्स मारे गए थे। वो अच्छी तरह जानता था कि वापस लौटने पर उसे जोरावर के भयानक गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उस खौफनाक नज़ारे के बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। अब अपनी गलतियों को सुधारकर ही उसके पास बचने की कोई उम्मीद हो सकती थी। लोकेश का सिर तेजी से बदलने लगा और पलक झपकते ही एक बाघ के सिर में बदल गया। उसके कपड़े भी फट गए, उसकी मांसपेशियां मसल्स फूल गईं और उसके हाथ पैर जानवरों के पंजों में बदल गए, जिनसे एक पैनी चमक निकल रही थी। पल भर में ही लोकेश 10 फीट ऊंचे बाघ के सिर वाले एक दानव में बदल गया। उसने किसी बाघ की प्रजाति के खूंखार जानवर का खून अपने अंदर मिलाया था, जिसे बीस्ट वॉरियर्स के बीच काफी अच्छा माना जाता था। आम बीस्ट वॉरियर्स से बिल्कुल अलग और बहुत भारी दबाव महसूस करते हुए आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा पागलों की तरह धधक रहा था। आ जाओ, मुझे भी देखने दो कि मेरी हद क्या है। उसने लोकेश के घुमावदार पंजों को रोकने के लिए अपनी बैटल ब्लेड उठाए और उसकी परछाई वहां से हट गई, जिससे उसकी पहली वाली जगह पर एक बड़े इंसान के आकार का गड्ढा बन गया। लोकेश ने ताना मारा, अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत बड़े उस्ताद बन रहे थे। भागो मत, तुम छोटे से कीड़े। उसके पूरे शरीर का खून खौल रहा था और उसकी फूली हुई मांसपेशियों के चारों ओर खून के रंग की एनर्जी घूम रही थी। बाकी बचे तीनों बीस्ट वॉरियर्स आगे बढ़कर उन्हें घेरने ही वाले थे, लेकिन विशाल और बाकी लोगों ने एक एक करके उनका रास्ता रोक लिया। तुम कचरा लोग, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। बीस्ट वॉरियर्स गुस्से से पागल हो गए और तुरंत उन तीनों की तरफ मुड़ गए। सैकड़ों मीटर के दायरे में अब सिर्फ आर्यन और लोकेश ही जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में बचे थे। तुम छोटे से कचरे, छुपो मत।
मुझे वो हिम्मत दिखाओ जो तुम्हारे पास अभी कुछ देर पहले थी। क्या यही तुम्हारा सो कॉल्ड कहा जाने वाला जीनियस है, जो बस किसी चूहे की तरह इधर उधर लौट रहा है? लोकेश लगातार गालियां दे रहा था। उसके हमले की ताकत बहुत ज्यादा थी, एक मुक्का ही जमीन में गड्ढा कर देता था। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर आर्यन को एक भी वार लग गया, तो वो कम से कम बुरी तरह घायल तो हो ही जाएगा। मॉक एग्जाम के उस आम बैटल आर्मर का बचाव इसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। आर्यन अपनी जगह से नहीं हिला, उसकी आंखें पूरी तरह शांत थीं। उसकी कुदरती लड़ाई की समझ ने उसे बहुत ज्यादा सब्र वाला बना दिया था। उसकी पीक सूक्ष्म स्तर माइक्रो लेवल की कॉम्बैट स्किल्स कोई दिखावा नहीं थी। लोकेश जैसे बीस्ट वॉरियर्स उसे छू तक नहीं सकते थे। वो हमेशा उन्हें बाल बाल चकमा दे देता था, जिससे लोकेश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। तलवार का एक और वार। बिजली जैसी तलवार की एक रोशनी चमकी, जिसने लोकेश के शरीर पर एक खूनी निशान छोड़ दिया। लोकेश ने अपनी मांसपेशियों को कसा और पल भर में ही खून बहना बंद हो गया। उसका कोई असर नहीं हुआ। छोटे चूहे, क्या तुम अपने इस लोकेश दादा को गुदगुदी कर रहे हो? लोकेश जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देखकर लड़ाई देख रहे हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। खौफनाक हमले और जबरदस्त बचाव, हाई अटैक, हाई एचपी। अगर लोकेश का एक भी वार लगा तो आर्यन बुरी तरह घायल हो जाएगा, लेकिन आर्यन की तलवार के वार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो इस तरह कैसे लड़ सकता है? हालांकि असलियत कुछ और ही थी। लोकेश उतना भी बेपरवाह नहीं था जितना वो दिखा रहा था। हालांकि बीस्ट वॉरियर्स के पास घावों को तेजी से भरने की जबरदस्त ताकत होती थी, लेकिन इसमें उनकी एनर्जी भी बहुत खर्च होती थी। अगर ऐसा ही चलता रहा और वो आर्यन को नहीं मार पाया, तो आखिरकार वो अपनी ही एनर्जी खत्म होने से मारा जाएगा। लोकेश को घबराहट महसूस होने लगी। आर्यन की नजरें कितनी तेज थीं। उसने तुरंत एक मौका देख लिया। तलवार का एक और वार। थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश का तीसरा वार। तलवार का ये वार बहुत ही खौफनाक था। इसकी धार किसी भी आम लो लेवल युद्ध जनरल को पल भर में मारने के लिए काफी थी। लोकेश की एनर्जी तेजी से उठी और एक हल्की सी खून की ढाल शील्ड ने उसके दाहिने हाथ को बचा लिया। हालांकि बीस्ट वॉरियर्स अपने शरीर में बदलाव करने के बाद इंसानों की कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ बीस्ट वॉरियर्स खूंखार जानवरों की कुदरती जादुई ताकतें हासिल कर लेते थे, जो कॉम्बैट स्किल्स से किसी भी तरह कमजोर नहीं होती थीं। तलवार का वो बेहद खौफनाक वार नीचे गिरा, लेकिन वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। उसने बस हड्डियों तक गहरा एक खूनी निशान छोड़ दिया, लेकिन वो उसे पूरी तरह से काटने में नाकाम रहा। आर्यन की आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। यह एक बहुत ही शानदार मौका था, लेकिन अफसोस वो इस लड़ाई में पूरी तरह से अपनी पकड़ नहीं बना सका। लोकेश, हालांकि, गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने अपनी मांसपेशियों को कसा और घाव से खून बहना धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी ठंडी नजरों ने चारों तरफ देखा और उसकी नजर तुरंत रिया पर आकर टिक गई। लड़ाई के दौरान उसने बहुत ही साफ तौर पर महसूस किया था कि यह लड़की आर्यन पर बहुत ध्यान दे रही थी, और उनका रिश्ता साफ तौर पर कोई आम रिश्ता नहीं था। लोकेश के होंठों पर एक खौफनाक और बेरहम मुस्कान आ गई। उसने अपना पैर जमीन पर पटका और उसकी परछाई किसी तोप के गोले की तरह रिया की तरफ बढ़ी। उसका मकसद बिल्कुल साफ था। तुम छोटे से कीड़े, अब फिर से छुपने की कोशिश करो। पल भर में आर्यन के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए और उसके हाथ में सफेद बर्फ जमने लगी। संपूर्ण परफेक्ट लेवल की आइस फ्रॉस्ट पाम बर्फीली हथेली, जिसे उसने अब तक अपने हुक्म के एक ट्रम्प कार्ड की तरह छुपा कर रखा था, वो आखिरकार आजाद हो गई थी। चैप्टर 53 10,000 जानवरों के मोती में हलचल। असल में आइस फ्रॉस्ट पाम बर्फीली हथेली को संपूर्ण परफेक्ट लेवल तक सीखने के बाद से आर्यन ने इसका दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया था। वो इसे अपने हुक्म के एक ट्रम्प कार्ड की तरह बचाकर रखना चाहता था। जानवरों के उस पहले कोहराम के दौरान ही उसे समझ आ गया था कि पर्दे के पीछे पक्का बीस्ट वॉरियर्स छुपे होंगे, इसलिए उसने अपनी यह चाल बचाकर रखी थी। उसका असली प्लान बहुत ही शानदार था, लोकेश को धीरे धीरे थकाना और फिर मौका देखकर आइस फ्रॉस्ट पाम और थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश का इस्तेमाल करके उसे आखिरी और जानलेवा मौत की नींद सुला देना। हालांकि इस वक्त उस प्लान को वक्त से पहले ही फेल मानना पड़ा। लोकेश एक बहुत ही खौफनाक ऑरा के साथ रिया की तरफ बढ़ा, यहाँ तक कि उसने अपने रास्ते में आने वाले खूंखार जानवरों को भी कुचलकर खून की लुगदी बना दिया। उसने आर्यन की आंखों में दिख रही घबराहट को देखा और उसका दिल संतुष्टि से भर गया। घबरा रहे हो, है ना? अच्छा है, और घबराओ। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। वो आसमान की तरफ मुंह करके किसी जानवर की तरह दहाड़ा। उस खौफनाक ताकत के सामने रिया और उसके आसपास के छात्रों के चेहरों का रंग उड़ गया, उनकी आंखों में डर भर गया।
एक इतने ताकतवर बीस्ट वॉरियर का सामना करना इन हाई स्कूल के छात्रों के बस की बात नहीं थी। रिया, रोहन बहुत बेचैन था। वो अपने सामने खड़े बीस्ट वॉरियर से आजाद होना चाहता था, लेकिन सब बेकार था। वो बस बेबसी से अपनी बहन को उस जानवर के पंजों तले मरने के लिए जाते हुए देख सकता था। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। इस नाजुक मौके पर आर्यन ने अपने विंड ट्रेडिंग फुटवर्क को उसकी आखिरी हद तक चालू कर दिया। उसका बायां हाथ पूरी तरह से सफेद बर्फ में बदल गया। उस जमा देने वाली ठंड को कई फीट दूर से भी महसूस किया जा सकता था। हालांकि आइस फ्रॉस्ट पाम की ताकत थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश जितनी खौफनाक नहीं थी, लेकिन इस कॉम्बैट स्किल के अनोखे असर की वजह से ही आर्यन ने इसे अपना ट्रम्प कार्ड चुना था। एक बार इसका वार लग जाने पर यह कम से कम एक सांस लेने के वक्त के लिए लोकेश के शरीर को सुन्नत कठोर कर सकता था। एक सांस का वक्त, जो आमतौर पर बहुत छोटा होता है, लेकिन बिजली और आग जैसी इस जानलेवा लड़ाई में यह जिंदगी और मौत का फैसला करने के लिए काफी था। और अब लोकेश की वजह से इसे मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ा था, तो जाहिर है कि इसका असर काफी कम हो गया था। हालांकि आर्यन की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उस दिन रिया ने उसे आइस फ्रॉस्ट पाम देकर उस पर एहसान किया था। आज वो उसी आइस फ्रॉस्ट पाम से रिया की जान बचाकर वो एहसान चुका रहा था। सच कहा जाए तो रिया की अपनी अच्छाई ने ही आज उसकी जान बचाई थी। बैंग! आर्यन की बाईं हथेली लोकेश के दाहिने पंजे से टकराई और उसके आगे बढ़ने की रफ्तार को जबरदस्ती रोक दिया। सफेद बर्फ तेजी से फैली और पलक झपकते ही उसने लोकेश के दाहिने पंजे को जमा दिया। लोकेश के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन के पास ऐसा कोई छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड होगा। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसके दाहिने पंजे ने काम करना बंद कर दिया है। अगर उसने लापरवाही की होती और यह हथेली किसी नाजुक जगह पर लगी होती, तो उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया होता। उस नज़ारे के बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। अगले ही पल लोकेश के चेहरे पर एक खौफनाक और कमीनी मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो गलती से आर्यन का ट्रम्प कार्ड बाहर निकलवा लेगा। अब जब वो इसके लिए तैयार था, तो जाहिर है कि इस वार का असर करना इतना आसान नहीं होगा। और वो आर्यन को अपने साथ सीधी लड़ाई करने पर मजबूर करने के लिए लगातार बाकी छात्रों का इस्तेमाल कर सकता था। लोकेश जोर जोर से हंसा। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसका दाहिना पंजा बैंगनी रंग की तलवार की रोशनी से पूरी तरह कट चुका था। उसने आर्यन की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ ली थी। जब तक यह एक सीधी लड़ाई थी, तब तक अपने दाहिने पंजे के बिना भी उसे आर्यन से कोई डर नहीं था। लोकेश का चेहरा एक बेरहम मुस्कान से भर गया। उसने अपने दाहिने पैर से हवा को चीरते हुए एक जोरदार लात मारी, जिससे एक सोनिक बूम धमाके जैसी आवाज पैदा हुई, और वो लात सीधे आर्यन की तलवार पर जा लगी। आर्यन किसी धमाके की तरह पीछे हटा। उसके पैर जमीन पर टखनों से भी गहरे निशान बनाते हुए घिसटते चले गए। उसके तुरंत बाद एक स्नैप टूटने की आवाज आई। उसके हाथ की बैटल ब्लेड टूट गई। आखिरकार यह एक सी ग्रेट बैटल ब्लेड थी, और इतने लंबे समय तक इतनी भयानक लड़ाई झेलने के बाद इसका टूटना आम बात थी। आर्यन के चेहरे के भाव बदल गए, और सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठे सिकंदर और बाकी लोगों का दिल बैठ गया, मानो उनकी धड़कनें किसी रोलर कोस्टर पर हों। डटे रहो, आर्यन! आर्यन ने अपनी टूटी हुई तलवार पकड़ी, और अपने पंजों के बल पर खड़े होकर एक बार फिर लोकेश के बाएं पंजे को चकमा दिया। हालांकि इस बार वो थोड़ा धीमा पड़ गया था, और उसके चेहरे पर खून की पतली धारें बहने लगीं। अगर तुमने भागने की हिम्मत की, तो मैं जाकर उसे मार दूंगा, लोकेश ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ धमकी दी। तुम ये तो नहीं चाहोगे कि तुम्हारी आशिक और तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हारी वजह से मारे जाएं, है ना? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। रिया और बाकी लोगों की धुंधली और आंसुओं से भरी आंखों के सामने वो बेखौफ होकर आगे की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा अपनी हदें पार कर रहा था। तो क्या हुआ अगर उसका ट्रम्प कार्ड खत्म हो गया? मैं आर्यन हूं। उसने अपने दिल में दहाड़ लगाई, टूटी हुई तलवार को थामे हुए एक दुनिया हिला देने वाला वार किया। पिन तिकोने के आकार में बने 3 बिजली के ड्रैगन लोकेश की तरफ दौड़े, जबकि उसकी बाईं हथेली में जमी हुई बर्फ ने भी उस पर हमला किया। आर्यन अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहा था, अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहा था, जिस अंदाज ने लोकेश को भी थोड़ा डरा दिया था। लानत है, चालाकियां दिखा रहे हो। अगर तुम मरते दम तक लड़ना चाहते हो, तो आ जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? लोकेश भी पूरी तरह से पागल हो चुका था। अपनी एनर्जी को जलाने के बाद उसका शरीर एक बार फिर फूल गया, बिल्कुल किसी छोटे दानव की तरह। वो कोई आम मिड लेवल युद्ध जनरल नहीं था। इस हालत में एक हाई लेवल युद्ध जनरल को भी वो पीट पीट कर मार सकता था।
उसके विशाल मुके ने तलवार की रोशनी को उड़ा दिया और एक बिजली का ड्रैगन उससे टकरा गया, जिसने उसके शरीर पर अनगिनत खूनी निशान छोड़ दिए और लोकेश खून से लाल हो गया। आइस फ्रॉस्ट पाम ने अपना असर दिखाया और उसकी चाल अभी भी धीमी थी। हालांकि आर्यन की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसने सीधे लोकेश की एक जोरदार लात खाई थी और उसका बायां हाथ बेजान होकर लटक रहा था, जो लगभग टूट चुका था। उसने अपने मुंह से ताजा खून थूका और उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। आर्यन भाई, भाग जाओ, भागो, अब अपनी जान मत गंवाओ। आपने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। आर्यन को अपनी जान की परवाह किए बिना पागलों की तरह लड़ते हुए देखकर सभी छात्र फूट फूट कर रोने लगे। वे दुआ कर रहे थे कि वो बचकर निकल जाए। वो पहले से ही सबका हीरो बन चुका था। अगर वो इस वक्त अकेले भी भाग जाता तो भी कोई उसे दोष नहीं देता। हालांकि आर्यन हार कैसे मान सकता था। उसके लड़ने का जज्बा पागलों की तरह धधक रहा था और वो बहुत पहले ही सब कुछ भूलकर एक अलग ही ख्याली दुनिया में पहुंच चुका था। एक रहस्यमय एहसास उस पर हावी हो रहा था। इस वक्त खुद आर्यन को भी इस बात का एहसास नहीं था कि 10,000 जानवरों का मोती, 10,000 बीस्ट्स पर्ल, जिसे वो हमेशा अपने शरीर से लगा कर रखता था, वो हल्के से कांप रहा था। पता नहीं उस पर आर्यन का खून लगा था या किसी और का खून। और तो और इस मोती के कांपने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। लोकेश को एक बहुत बड़ा खौफ महसूस हुआ। उसकी रूह के अंदर से दिल को दहला देने वाली एक घबराहट उठी, जो आर्यन से नहीं बल्कि कहीं और से आ रही थी। उसकी आंखों में डर था। उस अनजानी घबराहट ने उसे पागल कर दिया। मेरे हाथों मरो। आर्यन ने अपने दाहिने हाथ में टूटी बैटल ब्लेड को उल्टा पकड़ा। उसके बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। बिजली की एक चमक उठी, जो रात के उस आसमान में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। लोकेश का पूरा शरीर कांप रहा था। वो पलटवार करना चाहता था, लेकिन उस खौफनाक दबाव ने उसे अपनी एक उंगली तक हिलाने नहीं दी। ये 10,000 जानवरों के मोती का कमाल था। बाहर से देखने वालों को ऐसा लगा मानो लोकेश बस आर्यन के उस जानलेवा वार से डर गया हो और उसे बचने का मौका तक न मिला हो। अगले ही पल बाघ का वो विशाल सिर हवा में उछला और फिर भारी आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। उसकी जानवरों जैसी आंखों में अभी भी वो आखिरी डर जमा हुआ था। हर कोई सन था। इतना ताकतवर लोकेश सच में आर्यन के हाथों मारा गया था। डॉट डॉट डॉट। दूर तारों भरे आसमान में सैंड्स फॉल पास, संतों की घाटी, इंसानों के साथ सबसे बड़े ठिकानों में से एक, अनगिनत तारों पर टिका हुआ, जहां रोशनी के अनगिनत रास्ते उन्हें जोड़ते थे और एक बहुत ही खौफनाक सुरक्षा कवच बनाते थे। उन तारों पर इंसानों की परछाइयां धुंधली सी लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। और सबसे हैरान करने वाला नजारा था इन तारों के कवचों के बीच खड़ा वो शानदार और विशाल ईश्वरीय डिवाइन दरवाजा, जिससे हमेशा के लिए अमर रहने वाली एक महक आ रही थी। दो परछाइयां, एक काली और एक सफेद, उस पर खड़ी थीं, जो उन अनगिनत तारों को नीचे देख रही थीं। जियांग फैन, जिंग फैन और मुहानमेई म्यूहनमेई। जिस पल 10,000 जानवरों का मोती कांपा, मुहानमेई को सबसे पहले इसका एहसास हुआ। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। मेरे आर्यन ने सच में 10,000 जानवरों के मोती को जगा दिया है। चैप्टर 54, सबका हीरो। जियांग फैन और मुहानमेई ने एक दूसरे को देखा और वे दोनों अंदर तक हिल चुके थे। उनकी हैरानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उनका ऑरा भी अनजाने में ही फूट पड़ा था। यहां तक कि तारे भी कांप उठे। इस खौफनाक नज़ारे ने सैंड्स फॉल पास, संतों की घाटी के अनगिनत ताकतवर लोगों को मुड़कर उन दो चमकती हुई परछाइयों की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने इन दोनों महान हस्तियों को इतना हैरान कर दिया है? जब से इन दोनों महान हस्तियों ने सैंड्स फॉल पास की कमान संभाली है, तब से उन्होंने कभी ऐसे जज्बात नहीं दिखाए हैं। क्या आगे चल रही लड़ाई में कोई नया मोड़ आया है? इंसानों के अनगिनत ताकतवर लोग अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे बड़े ताकतवर लोग ही इस खेल को संभालने के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें बस अपनी जगह पर रहकर अपना काम करने की जरूरत थी। इस वक्त जियांग फैन की आंखों में उलझन और हैरानी साफ दिख रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ये 10,000 जानवरों का मोती, वो खजाना था जो हमें हमारी तीसरी जिंदगी में अनगिनत प्रजातियों के लड़ाई के मैदान, मिरियड रेसेस बैटलफील्ड से मिला था। ये पक्का इंसानों का सबसे बड़ा खजाना, सुप्रीम ट्रेजर है। बस ये खजाना हमें पहचान नहीं पाया, इसलिए आखिर में मैंने इसे एक आखिरी उम्मीद के तौर पर आर्यन ल को दे दिया, ताकि वो सुरक्षित रह सके। लेकिन अब आर्यन ने सच में 10,000 जानवरों के मोती की पहचान हासिल कर ली है। असल में 10,000 जानवरों का मोती वो नाम था जो उन्होंने खुद इसे दिया था। वे इस खजाने का असली नाम नहीं जानते थे।
जान पर खेलकर इस खजाने को हासिल करने के बाद हजारों सालों तक इस पर रिसर्च खोज करने के बावजूद वे बस इसके बारे में थोड़ा बहुत ही समझ पाए थे। यह ऐसा था जैसे किसी खजाने के पहाड़ की पहरेदारी करना लेकिन उसके अंदर न जा पाना। ये पक्का करने के बाद कि यह खजाना खतरनाक नहीं है, उन्होंने इसे आर्यन को उसके जन्मदिन के तोहफे के तौर पर दे दिया था। मुहानमेई ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, फैन, तुम्हारे पास अमर तारों वाला शरीर, अनडाइंग स्टार बॉडी है, और मेरे पास हरी कमल वाली तलवार का शरीर, ग्रीन लोटस स्वॉर्ड बॉडी है। ये दोनों ही अनगिनत आसमानों और तारों में सबसे बेहतरीन शरीर हैं। फिर भी हम 10,000 जानवरों के मोती की पहचान हासिल नहीं कर पाए। क्या हमने उसे पहचानने में कोई गलती की? क्या आर्यन सच में किसी नाकारा शरीर वाला नहीं है, बल्कि उसका शरीर हमारे शरीर से भी ज्यादा ताकतवर है? इस बात पर वे दोनों थोड़े बेचैन हो गए और उनकी आंखों में धीरे धीरे खुशी की चमक आ गई। भला कौन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा एक बहुत बड़ा जीनियस हो? लेकिन तुरंत ही ये खुशी धीरे धीरे कम होने लगी। अगर सच में ऐसा है, तो मैं यही चाहूंगा कि आर्यन किसी नाकारा शरीर वाला ही हो। इस दौर में पैदा हुआ कोई भी बेतहाशा ताकतवर शरीर वाला इंसान शायद गलत समय पर पैदा हुआ हो, क्योंकि उन्हें बड़ा होने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काफी वक्त ही नहीं मिलेगा। अपनी उदास पत्नी को देखकर जियांग फैन ने उसे गले लगाया और प्यार से समझाते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो। आर्यन की अपनी एक अलग किस्मत है। अगर वो उस पुरखों के तारे एंसेस्ट्रल स्टार से बाहर निकलकर इस रास्ते पर चल पड़ा, तो हमारी ताकत से हम उसकी पूरी हिफाजत कर सकते हैं। इतिहास के उन सभी बेमिसाल ताकतवर लोगों को देखो, उनमें से कौन लाशों के पहाड़ और खून के समंदर से लड़कर बाहर नहीं आया। अगर आर्यन की सच में ऐसी किस्मत और ऐसा टैलेंट है, तो हम बस बेफिक्र होकर उसके लिए रास्ता बनाएंगे। अगर वक्त नहीं है, तो हम उसके लिए वक्त पैदा करेंगे। अपनी बात खत्म करते करते जियांग फैन की आंखों में जान से मारने का इरादा साफ झलक रहा था। असल में उन दोनों ने आर्यन के शरीर और उसकी रगों को शुद्ध पवित्र करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन इस तरह बनाए गए जीनियस इस विशाल ब्रह्मांड आसमान में बहुत आम थे, लगभग न के बराबर, और उनकी पूरी जिंदगी की कामयाबियां ज्यादा से ज्यादा एक आम इंसान जितनी ही होती। ऐसे में आर्यन को उस पुरखों के तारे पर छोड़ना और उसे आजादी से जीने देना ही बेहतर था। लेकिन अब आर्यन के उस अनजान शरीर और इंसानों के सबसे बड़े खजाने 10,000 जानवरों के मोती की पहचान ने आर्यन की काबिलियत को उन दोनों की सोच से भी कहीं ज्यादा ऊपर उठा दिया था। इसलिए अब उनके पहले के प्लान योजनाओं पर चलने की कोई जरूरत नहीं थी। मुहानमेई ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, काव्या किंगजू ने खबर भेजी है कि वो पहले ही तारों भरी दुनिया में कदम रख चुकी है और अभी पीछे के इलाके में लगन से कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही है। जियांग फैन ने कहा, काव्या का टैलेंट बेमिसाल है। मुझे नहीं पता कि वो इस दौर की कोई जीनियस है या फिर किसी पुराने ताकतवर इंसान का पुनर्जन्म दोबारा जन्म लेना। जो भी हो, उसका कल्टीवेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और वो भविष्य में हमारे साथ मिलकर लड़ सकेगी। जब काव्या का नाम आया, तो मुहानमेई की आंखों में एक मुस्कान थी। तुम्हारे मुंह परिवार को सच में एक हीरा मिल गया है। तुम्हारे पिता की पारखी नजर सच में बहुत अच्छी है। जियांग फैन ने अपनी पत्नी को गले लगाया और उसके लंबे काले बालों को सहलाया। शायद आखिर में वो तुम्हारे जियांग परिवार की ही अमानत बन जाए। मुहानमेई ने हल्का सा मुंह बनाया, अपनी नाखुशी दिखाते हुए। आर्यन के लिए काव्या के प्यार को देखते हुए वो पक्का उस पुरखों के तारे को छोड़ने से पहले सब कुछ सही से सेट व्यवस्थित करके आएगी। आर्यन को पक्का जान का कोई खतरा नहीं होगा और हम बेफिक्र होकर लड़ सकेंगे। जब आर्यन भविष्य में तारों भरी दुनिया में कदम रखेगा, तब हम उसे अच्छी तरह से जांच सकेंगे। बात खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी यादों को अपने दिलों में ही दफना दिया। वो पुरखों का तारा बहुत ही खास था और वहां वक्त गुजरने की रफ्तार इस तारों भरे ब्रह्मांड से अलग थी। उन्होंने अपने बेटे को बहुत बहुत सालों से नहीं देखा था। डॉट 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 नंदपुर शहर ट्रेनिंग बेस खंडहर वाला इलाका। जिस पल आर्यन ने एक ही वार में लोकेश का सिर धड़ से अलग किया, हर कोई सन रह गया। आसमान की ऊंचाइयों में काले आर्मर कवच वाली दो बिना जज्बात वाली परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं, मानो वे वहां कभी थी ही नहीं। और विशाल और बाकी लोगों की आंखों में खुशी की एक बहुत तेज लहर दौड़ गई। आर्यन भाई ने कर दिखाया। उन्होंने सच में कर दिखाया। एक लिमिट योद्धा के लेवल पर रहते हुए एक मिड लेवल युद्ध जनरल को मार गिराया। आर्यन भाई, आप ही मेरे भगवान हैं। हर कोई अपने दिल में दहाड़ रहा था और उनके शरीर, जो लगभग पूरी तरह से थक चुके थे, उनमें एक नई ताकत उमड़ पड़ी, उम्मीद की ताकत। मारो, हम जिंदा बच सकते हैं। डटे रहो, बस कुछ मिनट और, जीत हमारे सामने है। रिया की आंखें आंसुओं से पूरी तरह धुंधली हो चुकी थीं।
वो नज़ारा जहां आर्यन ने अपनी जान पर खेलकर लोकेश को उसे नुकसान पहुंचाने से रोका था, वो हमेशा के लिए उसके दिल में छप गया था। आर्यन, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। छात्रों का जोश आसमान छू रहा था और वे एक एक करके दहाड़ रहे थे। दूसरी तरफ बीस्ट वॉरियर्स की बात करें तो बाकी बचे तीनों बीस्ट वॉरियर्स के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। यहां तक कि ताकतवर लोकेश साहब को भी इस छोकरे ने मार डाला था, फिर उन तीनों की तो बिसात ही क्या थी। वे भागना चाहते थे, लेकिन विशाल और बाकी दोनों ने उन्हें बुरी तरह से उलझा रखा था। इस वक्त तक वे तीनों, विशाल, रोहन, विकास भी अपनी हद तक पहुंच चुके थे। उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे, बिल्कुल किसी टूटने वाले शीशे के खिलौने की तरह। उनके लिए, जो अभी हाई लेवल योद्धा के लेवल पर थे, लो लेवल युद्ध जनरल बीस्ट वॉरियर्स को रोकना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर बाकी क्लासमेट्स उनका साथ नहीं दे रहे होते, तो वे शायद बहुत पहले ही मारे जा चुके होते। इस वक्त बीस्ट वॉरियर्स को भागने की कोशिश करते देख भला वे तीनों कैसे मान सकते थे। विशाल का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम लोगों ने मुझे इतनी देर तक परेशान किया, और अब जब मेरे आर्यन भाई यहाँ हैं, तो तुम भागना चाहते हो? हाँ, वहीं खड़े रहो, भागो मत। उसने अपनी तलवार घुमाई और चांदी का वो चांद पल भर में ही बारीक धागों में बदल गया और बीस्ट वॉरियर्स के चारों तरफ लिपट गया। रोहन और विकास कुमार भी पागलों की तरह लड़ रहे थे, अपनी जान की परवाह किए बिना। इस वक्त आर्यन पहले ही अपनी हद तक पहुंच चुका था, उसके शरीर से खून बह रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ में अपनी टूटी हुई तलवार को कसकर पकड़ा। खून से सने उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और वो पूरे पक्के इरादे के साथ बाकी बचे बीस्ट वॉरियर्स की तरफ बढ़ा। मेरे हाथों मरो, उसने अपने दिल में एक आखिरी दहाड़ लगाई। रिप, एक के बाद एक तलवार के वार, और वो टूटी हुई तलवार उन बिजलियों के बीच पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। इस सी ग्रेड अलॉय मिश्रित धातु की बैटल ब्लेड का आखिरकार अंत हो ही गया। भाग रहे तीनों बीस्ट वॉरियर्स अचानक रुक गए, और उनके शरीरों पर खून की सीधी लाइनें बन गईं, जिन्होंने उन्हें सफाई से दो हिस्सों में बांट दिया। और ठीक इसी वक्त आखिरी बीस्ट वॉरियर के मारे जाने के साथ ही जो खूंखार जानवर पागलों की तरह दहाड़ रहे थे और हमला कर रहे थे, वे धीरे धीरे शांत होने लगे। साफ था कि संघ का जानवरों को कंट्रोल करने वाला तरीका फिर से काम करने लगा था। सभी छात्र सन थे, उनकी आंखों में यकीन न कर पाने वाली एक झलक थी। हम जीत गए। उनकी आंखों की गहराई से खुशी की एक लहर उठी, फिर वो खुशी फैलने लगी और बड़ी होती गई, यहाँ तक कि उसने उनकी पूरी आंखों को भर दिया। हर कोई खुशी के आंसू रो रहा था। हम जीत गए, हम जीत गए, हम सच में जीत गए। वूहू, रोने की आवाज, हम सच में बच गए। कुछ लोग अपना मुंह छुपाकर रोने लगे। आखिरकार वे सिर्फ 18 साल के बच्चे ही तो थे, और पहली बार इतनी खूनी और बेरहम लड़ाई का सामना कर रहे थे। आखिर तक डटे रहना पहले से ही बहुत बड़ी बात थी। हर किसी ने अपनी नजरें उस खून से सने इंसान की तरफ घुमाई, उनकी आंखों में बहुत गहरा एहसान और इज्जत थी। आर्यन, इस वक्त आर्यन हर किसी का हीरो था। वो इसका हकदार था, वो इसके लायक था। लेकिन जल्द ही हर कोई हैरानी से चीख पड़ा, आर्यन भाई, आर्यन भाई। वो हीरो वाला और अजय, कभी न हारने वाला इंसान बुरी तरह से डगमगाया, और फिर अचानक ऐसा लगा मानो वो जमीन पर गिरने ही वाला हो। आर्यन की आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा रहा था, और एक लाल रंग की परत उसकी आंखों पर फैल रही थी। उसे बस धुंधला सा ही दिखाई दे रहा था। 3 बीस्ट वॉरियर्स गिर पड़े, विशाल और बाकी दोनों जमीन पर गिर गए। सभी खूंखार जानवरों ने हमला करना बंद कर दिया और धीरे धीरे शांत हो गए। छात्रों ने अपनी तलवारें और ब्लेड जमीन पर फेंक दिए, और हर तरफ उसके क्लासमेट्स की जोरदार चीखें और हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। फिर हैरानी भरी सांसों की आवाजें आई, मानो कोई उसकी तरफ दौड़ रहा हो। तुरंत ही वो एक बहुत ही गर्म और सुकून देने वाले आगोश में गिर पड़ा। ऐसा लगता है ये रिया है। कोच, मैं रिपोर्ट करता हूँ, कोई बॉल के साथ चार्ज हमला कर रहा है। इस आखिरी बेतुके ख्याल के साथ आर्यन पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसे बस बहुत थकान महसूस हो रही थी। बहुत थकान, बहुत थकान। ऐसा लग रहा था मानो 10,000 किलो वजन वाला कोई बहुत बड़ा बर्तन उसे दबा रहा हो, और साथ ही कोई चीज उसे पुकार रही थी। उसका सीना जल रहा था और उसके होश डूबते जा रहे थे। क्या ये वही काला मोती है जो मॉम और डैड मेरे लिए छोड़ गए थे? चैप्टर 55, आखिरी नजारा। आर्यन के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल कंट्रोल रूम में भी हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। जिस पल आर्यन ने लोकेश का सिर धड़ से अलग किया, जोरावर गुस्से से इतना पागल हो गया कि उसने अपने दांत पीस लिए। कचरा, कचरा, सब के सब कचरा हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि अपना जलवा दिखाओ। अब देखो, तुमने अपना जलवा दिखाते दिखाते अपनी ही जान गंवा दी। अगर तुम जैसा कचरा मारा भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरा इतना अहम काम बिगाड़ दिया।
उसका मन कर रहा था कि वो लोकेश को वापस जिंदा करे और उसकी लाश को फिर से कोड़े मारे। एक बहुत ही खौफनाक और गुस्से से भरा ऑरा पूरे सेंट्रल कंट्रोल रूम में फैल गया, जिसे देखकर उसके पीछे खड़े 10,000 जानवरों के दूत डर से कांप उठे। जोरावर कोई आम 10,000 जानवरों का दूत नहीं था, वो पक्का भविष्य का एक लाल चोगे वाला एल्डर बुजुर्ग था, क्योंकि उसने सम्राट लेवल एम्परर लेवल के खूंखार जानवर पर्पल आइड फ्लाइंग स्काई वुल्फ बैंगनी आंखों वाले उड़ने वाले भेड़िए का खून अपने अंदर मिलाया था। वरना वो इतने सारे 10,000 जानवरों के दूतों को हुक्म नहीं दे पाता। जहां जोरावर गुस्से से आग बबूला हो रहा था, वहीं सिकंदर को ऐसा लग रहा था मानो वो बसंत की किसी ठंडी हवा का मजा ले रहा हो। वो जोर जोर से हंसने लगा। वो आर्यन के उस कभी न हारने वाले और हीरो जैसे अंदाज को देख रहा था। उसकी आंखों में आर्यन के लिए इतनी तारीफ थी कि वो साफ महसूस की जा सकती थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कमाल कर दिया आर्यन। नंदपुर शहर के सभी लोग खुशी से पागल हो रहे थे। ये सच में नामुमकिन से मुमकिन होने वाली बात थी, एक ऐसा बहुत बड़ा उलटफेर जिसने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। इतना बड़ा कारनामा एक 18 साल के लड़के ने किया था, जिससे हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। खास तौर पर पहले स्कूल के प्रिंसिपल कपूर, जो बार बार हंस रहे थे। ये पहले स्कूल का मेरा छात्र है। मेरे पहले स्कूल का। क्या तुमने देखा? आर्यन, पहले स्कूल का जीनियस। दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल मल्होत्रा दूर से ये सब देख रहे थे। जलन, ईर्ष्या और नफरत से उनका बुरा हाल था। उनकी आंखें हरी हो गई थी जलन के मारे। उन्होंने मन ही मन खुद को कई थप्पड़ मारे। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उस एक्सचेंज कंपटीशन मुकाबले के दौरान उन्होंने आर्यन के पीछे पड़कर उसे अपने स्कूल में क्यों नहीं ले लिया, मानो वे कोई पुराने पड़ोसी हों जो दूसरों के घर से खजाना चुरा लेते हैं। और आर्यन को जानने वाले एक और इंसान, काल सेक्ट के हेड कोच विकास, तो बहुत पहले ही हैरानी से सन्न हो चुके थे। वो उन लोगों में से एक थे जो आर्यन से ज्यादा मिलते जुलते थे, फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का इतना गजब का निकलेगा। सेक्ट मास्टर, यह आर्यन लड़का आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। सेक्ट मास्टर की उन ठंडी और खूबसूरत आंखों में दिखने वाली हैरानी के बारे में सोचकर वो इस खबर को उन्हें बताने के लिए तुरंत बेचैन होने लगे। हालांकि अभी जो सबसे बड़ा खतरा सामने था, वो पूरी तरह से टला नहीं था। छात्रों ने तो एक बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया था, लेकिन सेंट्रल कंट्रोल रूम में अभी भी पूरे 11-10,000 जानवरों के दूत मौजूद थे। हालांकि सबका जोश बहुत बढ़ चुका था, लेकिन वे अभी भी सावधान थे। उनकी नजरें सिकंदर और जोरावर पर टिकी थी, क्योंकि यही जीत की सबसे बड़ी चाबी थी। इस वक्त जोरावर का पहले वाला वो ताने मारने वाला अंदाज पूरी तरह से गायब हो चुका था। हालात उसके कंट्रोल से बाहर होने के बाद वो पहले ही थोड़ा चिढ़ चुका था। उसके चेहरे पर बने बैंगनी रंग के जानवरों के निशान लगातार फड़फड़ा रहे थे और एक बहुत ही खौफनाक ऑरा इकट्ठा होने लगा था। सिकंदर, इतना हवा में मत उड़ो। तुम्हें क्या लगता है कि उस छोटे से कीड़े के जीतने से सब कुछ खत्म हो गया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ घर घर खेल रहा हूँ? तुम्हें मारने के बाद मैं जाकर उस छोटे से कीड़े को मारूंगा जिसने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया। आखिर में नतीजा वही रहेगा। जोरावर गुस्से से दहाड़ा। जोरावर से निकलने वाले उस जानलेवा इरादे को लगातार बढ़ता हुआ महसूस करके उसके पीछे खड़े बीस्ट वॉरियर्स धीरे धीरे लड़ने की पोजीशन में आने लगे। तुरंत ही सेंट्रल कंट्रोल रूम के अंदर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि एक के बाद एक अजीबोगरीब आधे इंसान और आधे जानवर जैसे दानव सामने आने लगे। सिकंदर का ऑरा भी इस वक्त फूट पड़ा और उसने वहां मौजूद हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। हर किसी को तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ, गर्मी की एक लहर फैलने लगी। सिकंदर पूरी तरह से अपनी सबसे बेहतरीन पीक फॉर्म में वापस आ चुका था। जोरावर, क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं अभी तुम्हारे साथ खेल रहा था? सिकंदर की आंखों में एक ताना था। उसने पहले ही छुपकर स्वॉर्ड होल्डर्स की वो कीमती रहस्यमयी दवा ले ली थी, और इतने लंबे समय के बाद उसकी चोटें बहुत पहले ही ठीक हो चुकी थीं। ओह हाँ, तुम अभी भी मुझे उस गद्दार वाली बात से बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं करोगे, है ना? स्वॉर्ड होल्डर्स के अंदरूनी विभाग ने बहुत पहले ही ऐसे गद्दारों का पता लगाने के तरीके ढूंढ निकाले थे। इस बीच मैंने पहले ही छुपकर चेक कर लिया है, और हमारी तरफ कोई बीस्ट वॉरियर नहीं है। सिकंदर का ऑरा और भी मजबूत हो गया और उसने जोरावर पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लिया। असल में उसकी ये बातें सिर्फ सबका हौसला बनाए रखने के लिए थी, एक तरह का जुआ। स्वॉर्ड होल्डर्स के अंदरूनी विभाग के पास सच में ऐसे तरीके थे, लेकिन वे बहुत कीमती थे और वो उन्हें अपने साथ नहीं लाया था। हालांकि 10,000 जानवरों के सेक्ट के बारे में उसकी जो समझ थी, उसके हिसाब से सिर्फ एक राजकुमार को यहाँ छुपाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। वहां मौजूद लोगों में कोई और बीस्ट वॉरियर हो, ये लगभग नामुमकिन था।
नंदपुर शहर के लोगों का जोश तुरंत बढ़ गया। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी और बीस्ट वॉरियर्स के लिए उनकी आंखों में जान से मारने का इरादा धीरे धीरे बढ़ने लगा। दोनों गुट जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आमने सामने थे, अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। सिकंदर की बातें सुनकर जोरावर के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए, क्योंकि सिकंदर ने सही जुआ खेला था। उनके ग्रुप में सच में कोई दूसरा बीस्ट वॉरियर नहीं था। यह मत सोचना कि बीस्ट वॉरियर्स को कहीं भी छुपाना आसान होता है। वे कोई बंदगोभी नहीं है जिन्हें कहीं भी रखा जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बीस्ट वॉरियर का ऑरा, चाहे उसे कितना भी छुपाया जाए, हमेशा दूसरों से थोड़ा अलग होता है। इसलिए ज्यादातर बीस्ट वॉरियर्स लोगों से कम मिलने जुलने की कोशिश करते थे। सिर्फ वही बीस्ट वॉरियर्स संघ के अहम विभागों में घुसाए जाते थे जिन्होंने छुपने वाली खूंखार जानवरों की कुदरती जादुई ताकत हासिल की हो। तो फिर देखते हैं। जोरावर ने और कुछ नहीं कहा। हमला करो। सभी बीस्ट वॉरियर्स तुरंत दहाड़े और आगे की तरफ बढ़े, जबकि जोरावर सीधे सिकंदर की तरफ लपका। सच कहूं तो उसे अपने सिर में झुरझुरी महसूस हो रही थी। यहां तक कि उसे भी सिकंदर की ताकत माननी पड़ी। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरी मदद करो। जैसे ही उनके बीच लड़ाई शुरू हुई, सिकंदर के ब्लेजिंग फ्लेम पाम आग उगलती हथेली के वार से उसे बार बार पीछे हटना पड़ा। उसे लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर का खून और एनर्जी जल रही हो। उसे अपनी बेइज्जती होने का कोई डर नहीं था और उसने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई। जो कुछ 10,000 जानवरों के दूत खाली खड़े थे, वे तुरंत आगे बढ़े और सिकंदर पर एक साथ टूट पड़े। सिकंदर ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुमने पहले ही अपनी चाल चल दी होती, तो शायद तुम्हारे पास कोई मौका होता। लेकिन अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। उसके पूरे शरीर से खौफनाक आग की लपटें उठने लगीं। युद्ध जनरल लेवल के लोग शुरुआत में एनर्जी के साथ कुदरती ताकतों जैसे आग, बर्फ का इस्तेमाल कर सकते थे, और युद्ध किंग लेवल पर ये चीज और भी बहुत आगे बढ़ जाती थी। अफरा तफरी से भरी ये लड़ाई चलती रही। सेंट्रल कंट्रोल रूम पहले ही पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। अकेले सिकंदर की लड़ाई का असर ही बहुत खौफनाक था। आग के गोले हर तरफ उड़ रहे थे और हर जगह बड़े बड़े गड्ढे बन रहे थे। जोरावर बार बार दहाड़ रहा था। उसके चेहरे पर बने बैंगनी रंग के जानवरों के निशान चमक रहे थे, और यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी बैंगनी रंग की चमक आ गई थी। बैंगनी रंग की एनर्जी की किरणें तेजी से निकल रही थीं, लेकिन वे सिकंदर के ब्लेजिंग फ्लेम स्वॉर्ड इंटेंट आग उगलती तलवार के इरादे से कटकर बेकार हो रही थीं। उसके आसपास मौजूद 10,000 जानवरों के दूत एक एक करके राख में बदल रहे थे। जोरावर का चेहरा बहुत ही मनहूस लग रहा था। ये कमीना, ये तो और भी ताकतवर हो गया है। बीस्ट वॉरियर्स को एक एक करके गिरते हुए देखकर उसकी आंखों में कोई दुख नहीं था, उसे सिर्फ अपनी परवाह थी। बाजी पलट चुकी है, मैं अब और नहीं लड़ सकता। जोरावर का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। सिकंदर की तलवार का अगला वार अपनी तरफ आते देख, उसने तुरंत अपने बगल में खड़े आखिरी 10,000 जानवरों के दूत को पकड़ा और उसे तलवार के आगे फेंक दिया। और वो खुद किसी धमाके की तरह पीछे हटा और पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर दूर पहुंच गया। वो जाते जाते धमकी देना नहीं भूला, सिकंदर, इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। सिकंदर की आंखों में एक खौफनाक जानलेवा इरादा था। भागने की कोशिश कर रहे हो। एक खौफनाक ब्लेजिंग फ्लेम स्वॉर्ड क्यूई आग उगलती तलवार की एनर्जी इकट्ठा हुई और पल भर में जोरावर की तरफ बढ़ी। बूम! तलवार की उस एनर्जी के फटने की आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। दूर से देखा जा सकता था कि तलवार की उस एनर्जी ने जोरावर के शरीर को आर पार कर दिया था। वो लगभग 2 हिस्सों में कट गया था, लेकिन पता नहीं क्यों, उसकी रफ्तार कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। वो फिर से तेज हुआ और दूर कहीं गायब हो गया। सिकंदर आगे बढ़ा। वो उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें झपकी और काफी देर बाद उसने एक हल्की सांस छोड़ी और जोरावर का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया। मैदान पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। पांचों बड़े लीडर्स में से हर एक किसी न किसी 10,000 जानवरों के दूत का सामना कर रहा था। बेहतर यही था कि पहले मौजूद दुश्मनों से निपटा जाए। सिकंदर के आजाद होने से सब कुछ बहुत ही आसान हो गया। बीस्ट वॉरियर्स ने निराशा में गालियां दी, जोरावर, तू इंसान नहीं है। फिर चीखों के बीच वे एक एक करके मौत के घाट उतर गए। लड़ाई की आग आखिरकार शांत हुई और 10,000 जानवरों के सेक्ट का मचाया हुआ वो कोहराम आखिरकार खत्म हो गया। हालांकि आखिर में नंदपुर शहर की जीत हुई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। अकेले सेंट्रल कंट्रोल रूम में ही बहुत से लोग मारे गए थे, छात्रों की तो बात ही छोड़िए। ये पक्का एक बहुत ही दर्दनाक हादसा बनने वाला था। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, जल्दी से लोगों को भेजो ताकि वे इस एग्जाम के छात्रों को ले आएं। मरने और घायल होने वालों की गिनती करो और इस खबर को तुरंत बाहर जाने से रोक दो। जी।
स्वॉर्ट्समैन साहब, उसकी आंखों में एक आह थी। इस लेवल का दर्दनाक हादसा कोई पहली बार नहीं हो रहा था। 10,000 जानवरों के सेक्ट का खौफ संघ के आम लोगों की सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक था। खुशकिस्मती से आर्यन ने सबको साथ लेकर बाजी पलट दी, जिससे कम लोग मारे गए। ये सोचते ही कोई भी अपनी जगह पर टिककर नहीं बैठ सका। आर्यन का क्या हुआ, किसी को नहीं पता था कि आर्यन के होश एक बहुत ही रहस्यमयी जगह पर पहुंच गए थे। उन्होंने बस आर्यन को आखिरकार स्क्रीन पर गिरते हुए देखा था। अगर आर्यन थकान की वजह से मर गया, इतना बेमिसाल जीनियस, बस कुछ ही पलों की चमक के बाद, तो ये सच में इंसानियत के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। चैप्टर 56, खून की नदी। ठीक उसी वक्त जब हर कोई खंडहर वाले इलाके की तरफ बढ़ रहा था, दूसरी तरफ जंगल वाइल्डनेस में जोरावर लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त जोरावर की हालत बहुत ही खराब थी। उसका शरीर खून से लथपथ था और उस पर कई गहरे घाव थे, और एक खौफनाक घाव ने तो उसे लगभग 2 हिस्सों में चीर ही दिया था। खांस खांस, सिकंदर, उस कुत्ते ने सच में बहुत जोरदार हमला किया था। जोरावर को अभी भी वो खौफ याद था। उसकी आंखों में बहुत गहरा गुस्सा भरा था। अगर उसने आखिरी मौके पर वो रहस्यमयी तकनीक, सीक्रेट टेक्निक, इस्तेमाल नहीं की होती जो उसे मिली थी, तो सिकंदर की तलवार ने पक्का उसकी जान ले ली होती। उसने पागलों की तरह अपनी एनर्जी को बढ़ाया, और मांस के रेशे उभरने लगे, जो धीरे धीरे जुड़कर उसके फटे हुए शरीर को ठीक करने लगे। काफी देर बाद जोरावर की हालत में आखिरकार थोड़ा सुधार हुआ। उसने एक हल्की सांस छोड़ी। उसके प्लान के फेल होने की कोई भी निराशा उसकी आंखों में नहीं थी। सिकंदर, कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उसने ताना मारते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। मैं बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था और तुम्हें जीतने का भ्रम दे रहा था। अगर इसका कोई असर नहीं दिखा, तो तुम्हें बाद में बहुत परेशानी होगी। हालांकि इस आर्यन का टैलेंट सच में बहुत खौफनाक है, जो पूरे दक्षिणी हिस्से सदर्न रीजन में भी टॉप पर आता है। आर्यन के बारे में सोचकर जोरावर का चेहरा मनहूस हो गया। ये सच में एक ऐसी बात थी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, और जो उसके कंट्रोल से बाहर थी। हत्या करने वाले विभाग को खुद ही इससे निपटने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। इस बार जब मैं वापस जाऊंगा, तो मुझे जल्दी से प्रमोशन पाकर लाल चोगे वाला एल्डर बनना होगा। उस कमीने सिकंदर को मैं एक दिन जरूर जान से मार दूंगा। स्वॉर्ड होल्डर्स, जोरावर ने ठंडी सांस छोड़ी, और एक धुंधली परछाई में बदलकर दूर निकल गया। उसने अपनी चोटों को बस कुछ समय के लिए ही दबाया था। अगर उसने जल्दी इनका इलाज नहीं किया, तो उसकी जान को अभी भी खतरा था। आर्यन को जाहिर तौर पर सेंट्रल कंट्रोल रूम में हुई उस बड़ी लड़ाई या जोरावर की हालत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस वक्त उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छाने के बाद उसे लगा कि उसके होश चेतना को कोई चीज पुकार रही है, और फिर वो लगातार नीचे गिरने लगा। नीचे और नीचे, यहां तक कि एक खास पल आया। प्लॉप, छपाक, एक भारी आवाज के साथ, मानो किसी रुकावट को तोड़ दिया हो या गहरे पानी से बाहर आकर फिर से सांस ली हो, आर्यन के होश वापस आ गए। वो उस घुटन भरे एहसास से एकदम बाहर आ गया और भारी सांसें लेने लगा। वूश वूश वूश, एक नई जिंदगी का एहसास पाते हुए आर्यन ने अपनी आंखें खोली और वो तुरंत सन्न रह गया। क्या मैंने अभी अभी सभी बीस्ट वॉरियर्स को नहीं मारा था और थकान से बेहोश नहीं हो गया था? ये कौन सी जगह है? उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी था, वो पूरी तरह से खून के रंग का था, उस खंडहर वाले इलाके से बिल्कुल अलग जहां वो कुछ देर पहले था। छपाक, आर्यन के हिलने से पानी में हलचल हुई, और उसे एहसास हुआ कि वो खून की एक नदी में था। ये खूंखार जानवरों का खून है। आर्यन की आंखों में हैरानी भरी थी। उसने ऐसे ही चारों तरफ देखा और उसे इस खून की नदी का कोई अंत दिखाई नहीं दिया। ये बहुत विशाल थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि खून की इतनी खौफनाक नदी बनाने के लिए कितने खूंखार जानवरों को काटा गया होगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि खूंखार जानवरों के खून की यह नदी उस पर वो खौफनाक दबाव क्यों नहीं डाल रही थी, लेकिन वो फिर भी समझ सकता था कि इस खून की क्वालिटी स्तर कोई कमजोर नहीं थी। योद्धा लेवल, युद्ध सम्राट, या युद्ध देवता लेवल, या शायद युद्ध देवता लेवल से भी ऊपर। अपने सिर के ऊपर मौजूद उन खून जैसे लाल सूरजों को देखकर, जो अनगिनत तारों की तरह लग रहे थे, उसे समझ आया कि वे खूंखार जानवरों के खून की बूंदें थीं, लेकिन उनका लेवल इतना ऊंचा था कि आर्यन की रूह कांप उठी। अगर इन खून की बूंदों का खौफनाक ऑरा मिटाया नहीं गया होता, तो उसे शक था कि उसकी रूह सीधे ही चकनाचूर होकर खत्म हो जाती। आर्यन आगे ये सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया कि कोई ताकतवर इंसान कितना खौफनाक होगा जिसने इतना बड़ा कारनामा किया होगा। इतने सारे अनजान और ताकतवर खूंखार जानवरों का शिकार करना। अचानक कुछ याद आते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये वही काले जेड पत्थर का मोती हो सकता है जो मेरे माता पिता मेरे लिए छोड़ गए थे?
पल भर में ही वो सारे नज़ारे उसके दिमाग में किसी बिजली की तरह कौंध गए। खून का छलकना, काले मोती का लगातार कांपना, बाघ के सिर वाले बीस्ट वॉरियर की आंखों का वो अनजाना खौफ, उसका वहीं जम जाना और एक ही वार में मारा जाना, किसी अनजान चीज का उसे पुकारना और फिर उसका इस रहस्यमयी जगह पर आना। यह उस काले मोती के अंदर की दुनिया है। आर्यन ने तुरंत अंदाजा लगा लिया। तो ये सब मेरे माता पिता का किया धरा है। हिस आह। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि दुनिया को लेकर उसकी सोच पूरी तरह टूट चुकी है। उसके माता पिता देखने में संघ के आम पुलिस वाले लगते थे और हालांकि उसे शक था कि उनकी पहचान कुछ खास है, लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि उसके माता पिता बेमिसाल ताकतवर लोगों में भी सबसे बड़े और बेमिसाल हैं। क्या वे मेरे साथ यहाँ कोई मजाक कर रहे हैं? उसने सावधानी से आसमान में उन खून जैसे लाल सूरजों की तरफ देखा और अपना थूक निगला। हालांकि उसने कभी किसी युद्ध देवता लेवल के खूंखार जानवर को नहीं देखा था, लेकिन वो कभी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि खून की यह बूंद सिर्फ किसी युद्ध देवता लेवल के जानवर की है। अगर ऐसा होता तो पुरखों का तारा एंसेस्ट्रल स्टार 10,000 बार तबाह हो चुका होता। कोई ताज्जुब नहीं कि वो बीस्ट वॉरियर सिर्फ एक हल्की सी महक से इतना डर गया था। इसका मतलब तो यही हुआ कि किसी पोते का सामना अपने परदादा से हो गया हो। आर्यन को जाहिर तौर पर नहीं पता था कि खूंखार जानवरों के खून की ये बूंदें अनगिनत प्रजातियों के उन अनगिनत ताकतवर लोगों की थी जिनका जियांग फैन और मुहानमेई ने इस सबसे बड़े खजाने को हासिल करने के बाद शिकार किया था और उनका खून निकाला था, जिसकी वजह से यह खौफनाक नज़ारा बना था। और इसी वजह से उन्होंने इस सबसे बड़े खजाने का नाम 10,000 जानवरों का मोती रखा था। लानत है, ये दोनों पुराने धोखेबाज। वे यहाँ अपने ही बेटे के साथ मजे ले रहे हैं। आर्यन के पास कहने को कुछ नहीं था। वो अपनी अंदर की हैरानी और खुशी को बस इसी तरह बाहर निकाल पा रहा था। कोई भी इंसान अगर ऐसे हालात में फंसता तो वो अपना आपा खो बैठता। आर्यन का बर्ताव पहले से ही काफी शांत था। उसकी आंखों में खुशी थी, बिल्कुल किसी गांव के लड़के की तरह जिसे अचानक पता चले कि उसके माता पिता दुनिया के सबसे अमीर इंसान से भी ज्यादा ताकतवर हैं और वो तुरंत यह बात पूरी दुनिया को बताना चाहता हो। हालांकि उसे तुरंत ये भी ख्याल आया कि इतने ताकतवर होने के बावजूद उसके माता पिता को उसे अनजान मुश्किलों का सामना करने के लिए अकेले छोड़ना पड़ा। ये सोचा जा सकता था कि ये अनजान मुश्किलें कितनी खौफनाक होंगी। वो कोई बेवकूफ नहीं था और हालात की गंभीरता को समझता था। आर्यन की आंखों में पहले कभी न देखी गई एक बहुत गहरी गंभीरता आ गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और काफी देर तक चुप रहा। काफी देर बाद उसने आखिरकार एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा था। इसमें कोई शक नहीं था कि मॉक एग्जाम के इस खौफनाक अनुभव से गुजरने के बाद आर्यन का दिमाग और भी मजबूत हो गया था और उसके अंदर एक ताकतवर इंसान वाला दिल पैदा हो गया था। बिना मुश्किलों के कोई भी इंसान एक महान टैलेंट नहीं बन सकता। ऐसा कोई भी ताकतवर इंसान नहीं हुआ है जो सिर्फ कड़ी प्रैक्टिस से ताकतवर बना हो। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, बस थोड़ा सा, वो खुद से बड़बड़ाया। उसकी आंखों का वो पक्का इरादा और भी मजबूत हो गया। वो उस खौफनाक अनजान भविष्य से डरा नहीं। लेकिन क्या मैं खूंखार जानवरों के इस खून को सीधे अपने अंदर सोख अब्जॉर्ब कर सकता हूँ? अगर मैं इसे सीधे सोख सकूं, तो क्या मैं बहुत अमीर नहीं हो जाऊंगा और मेरा कल्टीवेशन ताकत आसमान नहीं छूने लगेगा? ये ख्याल आर्यन के दिमाग में आया, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। आसमान में मौजूद उन खून जैसे लाल सूरजों की तो बात ही छोड़िए, वो जिस खून की नदी में खड़ा था वही उसके अभी के लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। खून की कोई भी एक छोटी सी बूंद उसे उसके योद्धा लेवल के साथ फाड़ देने के लिए काफी होगी। कम से कम मुझे युद्ध किंग या युद्ध सम्राट लेवल तक तो पहुंचना ही होगा, तब जाकर मैं इस खून को तोड़ने और अपने अंदर सोखने की कोशिश कर सकूंगा। आर्यन ने अंदाजा लगाया, तब ये सब कैसे काम करेगा। वो धीरे धीरे इसका टेस्ट कर सकता था। आखिरकार खजाने का ये पहाड़ यही था और कहीं भागकर जाने वाला नहीं था। उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। उसके होश अभी अभी वापस आए थे और वो अपने सामने के नज़ारे को देखकर सन रह गया था। लेकिन वो रहस्यमयी पुकार अभी भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो और भी तेज हो गई थी, मानो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही हो। क्या मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ और भी छोड़ कर गए हैं? आर्यन बहुत ही उत्सुक था। उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता ने कभी नहीं चाहा था कि वो कल्टीवेशन, लड़ाई और प्रैक्टिस के रास्ते पर चले। ये खून तो बस ऐसी ही कोई चीज थी जिसे उन्होंने खाली बैठे 10,000 जानवरों के मोती में डाल दिया था और बाद में आर्यन की हिफाजत के लिए इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया था। अगर आर्यन कभी जिंदगी और मौत के खतरे में पड़े तो यह उसकी जान बचा सकता था। और यह जो अनजान पुकार थी, इसे सिर्फ आर्यन ही महसूस कर सकता था।
जियांग फैन और मू हानमेई ने इस पर हजारों सालों तक रिसर्च की थी, लेकिन उन्हें ये कभी महसूस नहीं हुआ था। वे बस इस 10,000 जानवरों के मोती का इस्तेमाल सामान रखने वाले एक आम खजाने की तरह करते थे। आर्यन को जाहिर तौर पर इसमें से कुछ भी नहीं पता था। वो खून की नदी के साथ साथ तैरने लगा, उस अनजान जगह की तरफ जहां से वो पुकारने वाला सिग्नल आ रहा था। वो क्या चीज हो सकती है? क्या वो खून की इस खौफनाक नदी से भी ज्यादा हैरान करने वाली है? आर्यन का दिल उम्मीदों और उत्सुकता से भरने लगा। चैप्टर 57, स्वर्ग का दरवाजा, हेवंस गेट। आर्यन के नजरिए से देखा जाए तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खुद उसके माता पिता भी इस 10,000 जानवरों के मोती को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। इसलिए उसने कुदरती तौर पर यही मान लिया कि यह रहस्यमयी पुकार उसके माता पिता की छोड़ी हुई विरासत, लेगेसी से आ रही है। अपने दिल में ढेरों उम्मीदें लिए वो उस पुकार का पीछा करते हुए आगे की तरफ तैरने लगा। छपाक, खून की नदी का पानी कटा और उसमें मौजूद बेतहाशा एनर्जी को महसूस करके आर्यन को बहुत लालच आ रहा था। काश मेरा असली शरीर यहाँ आ पाता, तो चाहे मैं इसे सीधे अपने अंदर न भी सोखता, सिर्फ इसमें नहाने भर से ही मेरी एनर्जी आसमान छूने लगती। वो पहले ही समझ चुका था कि उसकी अभी की हालत एक रूहानी शरीर, सोल बॉडी वाली है। जहां तक उसके असली शरीर का सवाल था, वो अभी भी बेहोश ही होगा। आर्यन को हल्का सा एहसास हो रहा था कि वो एक सुरक्षित जगह पर है, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपना पूरा ध्यान आगे तैरने पर लगा दिया। हर चीज खून की तरह लाल थी, जिससे उसकी रूह को थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। आर्यन को नहीं पता था कि वो कितनी देर से तैर रहा है, उसे बस इतना पता था कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा है। आखिरकार, ठीक उसी वक्त जब वो उस खून जैसे लाल रंग को देखकर उबकाई उल्टी करने ही वाला था, वो हलचल अपनी सबसे तेज हद तक पहुंच गई। बज़ बज़ बज़, वो पूरी खून जैसी लाल दुनिया कांपने लगी। आसमान में लटक रहा वो खून जैसा लाल सूरज भी थरथराने लगा, मानो उसका सामना किसी खौफनाक चीज से हो गया हो। हालांकि उसमें कोई जान नहीं थी, लेकिन फिर भी उससे डर का एक एहसास छलक रहा था। आर्यन हैरानी से देख ही रहा था कि उसके सामने ऊंचाई पर 10,000 जैंग, लगभग 30,000 मीटर का एक बहुत विशाल दरवाजा धीरे धीरे उभरने लगा। यह विशाल दरवाजा किसी पुराने पत्थर से बना था, और ऐसा लग रहा था मानो वो हमेशा से वहीं खड़ा हो। बस वहां शांति से खड़े रहकर ही उसने मानो आसमान और जमीन के एक पूरे हिस्से को दबाकर रखा था। जब वो पूरी तरह से सामने आ गया, तो खून जैसी लाल दुनिया पूरी तरह से शांत हो गई। आर्यन ने अनजाने में ही अपना थूकने गला। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया, वे उस दरवाजे पर उकेरी गई पत्थर की चित्रकारियां थीं, जो बिल्कुल जिंदा लग रही थीं, और उसके सामने कल्टीवेशन प्रैक्टिस की एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी दुनिया खोल रही थी। वहां एक सुनहरे पंखों वाला विशाल गरुड़ रॉक था जो 10,000 मील दूर तक हमला कर रहा था, आसमान को चीरते हुए ऊपर उड़ रहा था, लेकिन आखिर में एक बहुत ही महान और ताकतवर इंसान ने उसे एक ही तीर से मार गिराया। वहां एक राक्षसी ड्रैगन था जो जिंदा लोगों को तबाह कर रहा था, उनका बेदर्दी से कत्लेआम कर रहा था, लेकिन आखिर में उसकी नसें खींच ली गईं, उसकी हड्डियां तोड़ दी गईं, उसका खून पी लिया गया, और उसकी लाश का कोई नामो निशान तक नहीं बचा। वहां आसमान में भगवान की तरह बैठा 3 आंखों वाला एक एलियन दूसरी दुनिया का जीव था, जिसे आखिर में एक रहस्यमयी विशाल पैर ने उसके सिंहासन से लात मारकर नीचे गिरा दिया और उसे गुलाम बना लिया। वहां आदमखोर इंसानों को खाने वाले एलियंस थे जिनकी पीठ पर पंख थे और जो पागलों की तरह तहलका मचा रहे थे, जिन्हें एक एक करके हवा में ही कीलों से जड़ दिया गया था, और 10,000 सालों के बाद ही वे धीरे धीरे मिटकर खत्म हुए थे। डॉट 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 डॉट, एक के बाद एक नज़ारे आर्यन की आंखों के सामने बिजली की तरह कौंध गए। लड़ाई के वे खौफनाक नज़ारे, आसमान और जमीन को हिला देने वाले वे कुदरती विशाल जानवर, वे सबसे ताकतवर लोग जो तारों को तोड़ सकते थे और चांद को अपनी मुट्ठी में कर सकते थे, इन सब ने उसका खून खौला दिया था। यही तो कल्टीवेशन की सच्ची और महान दुनिया है। इस वक्त आर्यन इस ताकतवर दुनिया में कदम रखने के लिए बेताब हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दरवाजे के पीछे कोई दूसरी दुनिया हो? अगर मैं इस दरवाजे को धक्का देकर खोल दूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अंदर जा सकता हूं? उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन तुरंत ही वो थोड़ा झिझका। और पुरखों के तारे, एंसेस्ट्रल स्टार का क्या? वैसे वहां ऐसा कुछ खास तो नहीं है जिसकी मुझे बहुत परवाह हो। कुछ चेहरे तेजी से आर्यन के दिमाग में आए, लेकिन इन बिखरे हुए ख्यालों ने उस पर कोई असर नहीं डाला। जब 10,000 जैंग का वो विशाल दरवाजा सामने आया, तो उसे लगा कि उसके रूहानी शरीर को लगातार ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। शुरू में वो चौंक गया, लेकिन फिर वो जल्दी ही रिलैक्स हो गया, और उसके ऊपर खींचने की रफ्तार तुरंत बढ़ गई। जल्द ही वो इस 10,000 जैंग के विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था, और इसका वो शानदार और डरावना एहसास अब और भी ज्यादा साफ हो गया था।
आर्यन हैरान था, ये सिर्फ 10,000 ज़ैंग का कैसे हो सकता है? ये तो 10,000 गुना 10,000 ज़ैंग से भी बड़ा था। अपनी उस छोटी सी हैसियत को महसूस करने के बाद भी आर्यन ने कोई निराशा नहीं दिखाई, उसे खुद पर पूरा भरोसा था। ये तो मेरे माता पिता का छोड़ा हुआ तोहफा है, भला मैं किस बात से घबरा रहा हूँ। आर्यन ने अपने दिमाग से उस विशाल दरवाजे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश शुरू कर दी। वो उसे धक्का देकर खोलना चाहता था ताकि देख सके कि उसके पीछे क्या है। ऐसे हालात में फंसने वाले किसी भी इंसान के अंदर बहुत ही जबरदस्त उत्सुकता पैदा हो जाएगी। बज़ वो विशाल दरवाजा कांपने लगा और एक हल्की सी दरार खुलती और बंद होती हुई महसूस हुई। ऐसा इसलिए नहीं था कि आर्यन की रूह की ताकत सच में इतनी विशाल थी, बल्कि यह एक खास तरह का तालमेल था जो किसी औजार की तरह उस विशाल दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। उफ! जोर लगाने से आर्यन का चेहरा लाल पड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उसे 1 इंच भी और ज्यादा नहीं खोल पाया। हालांकि जब वो दरार खुल और बंद हो रही थी, तो उसे ऐसा लगा मानो उसने स्वर्ग की सीढ़ियों की एक झलक देख ली हो। वूश वूश वूश! आर्यन हाँफने लगा और थककर जमीन पर गिर पड़ा। उस विशाल दरवाजे के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी रूह की ताकत का इस्तेमाल करना सच में बहुत थका देने वाला काम था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी एक उंगली भी नहीं उठा सकता। ये लोकेश के साथ 300 राउंड लड़ने से भी 100 गुना ज्यादा थका देने वाला था। लानत है, इसे खोलना इतना मुश्किल क्यों है? ये दोनों पुराने धोखेबाज माता पिता अपने ही बेटे के साथ मजे ले रहे हैं। आर्यन बेबस था, उसे ऐसा लगा मानो उसने 2 लोगों को अपना मुंह छुपाकर चुपके से हंसते हुए देख लिया हो। बचपन से ही उसके माता पिता मजाक करने में बहुत माहिर थे और आर्यन ने इसका बहुत खामियाजा भुगता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके माता पिता का प्यार ही सच्चा प्यार था और वो तो बस एक गलती से पैदा हो गया था। आर्यन उस विशाल दरवाजे के सहारे टिक कर बैठ गया। उसका शरीर बिना हड्डियों वाले किसी जीव की तरह मुलायम हो गया था। वो जानता था कि वो इस विशाल दरवाजे को नहीं खोल सकता, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। उसकी अभी की रूह की ताकत इसके लिए बहुत ही कम थी। काश मेरी रूह का शरीर थोड़ा और ताकतवर होता। जैसे ही आर्यन के दिमाग में ये ख्याल आया, वो विशाल दरवाजा हल्के से कांपा और सुनहरी रोशनी की एक बारिश धीरे धीरे नीचे होने लगी। उस सुकून से आर्यन के मुंह से लगभग एक कराह निकल ही गई। बहुत अच्छा, यह एहसास बहुत ही गजब का था। वो महसूस कर सकता था कि उसका रूहानी शरीर लगातार ठीक हो रहा है और वो कमजोरी और बेबसी का एहसास तेजी से गायब हो रहा है। और उसका रूहानी शरीर लगातार और भी मजबूत हो रहा था। जब तक सुनहरी रोशनी की वो पूरी बारिश उसके अंदर समा गई, उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह की ताकत पहले के मुकाबले कम से कम दोगुनी हो चुकी थी। उसके शरीर के अंदर से छलक रही उस पारदर्शी आर पार दिखने वाली चमक ने उसे पूरी तरह से तरोताजा कर दिया था। हालांकि वो पूरी तरह से होश में नहीं आया था, लेकिन वो बिना किसी शक के जानता था कि अपनी रूह की ताकत को दोगुना करना भी एक तरह का बहुत बड़ा बदलाव था। अगर कोई आम दिन होता तो आर्यन इस फायदे का मजा लेने के लिए दोबारा दरवाजे को धक्का देने के लिए बेताब हो जाता और सोचता कि ऐसे फायदे को हाथ से जाने देना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अब उसके दिमाग में आई एक नई जानकारी ने उसे पूरी तरह से सन्न कर दिया था और वो वहीं का वहीं जम गया। उसके दिमाग में जानकारियों का एक बहुत बड़ा सैलाब तेजी से आया और फिर वो एक बहुत ही रहस्यमयी कल्टीवेशन के तरीके में बदल गया। असेंशन गेट, स्वर्ग की चढ़ाई का दरवाजा। आर्यन के मुंह से धीरे से ये लफ्ज निकले। वो इसकी गहराई और ताकत को महसूस कर सकता था। उसके इतने हैरान होने की वजह यह थी कि यह कल्टीवेशन का तरीका, जिसका नाम असेंशन गेट था, यह एनर्जी को कंट्रोल करने वाली कोई तकनीक नहीं थी, बल्कि ये रूह की ताकत को बढ़ाने सोल कल्टीवेशन का एक खौफनाक और रहस्यमयी तरीका था। रूह की ताकत को बढ़ाना, ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। क्या सच में रूह की भी प्रैक्टिस की जा सकती है? आर्यन के दिमाग में अनगिनत सवाल कौंध गए। उसके अपने पुरखों के तारे की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि इस विशाल दरवाजे पर उकेरी गई उस अजीबोगरीब दुनिया में भी रूह की ताकत बढ़ाने वाले तरीकों का कोई जिक्र नहीं लगता था। इसका मतलब था कि या तो ऐसे तरीके कभी थे ही नहीं, या फिर वे इतने नायाब दुर्लभ थे कि उस दुनिया में भी किसी के पास नहीं थे। इसके नतीजों के बारे में सोचकर आर्यन एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। ये रहस्यमयी तरीका, ये पक्का दुनिया को पलट कर रख देने वाला एक ऐसा तरीका था जो आसमान को भी झुका सकता था। असेंशन गेट, मेरे सामने खड़े इस विशाल दरवाजे से इसका क्या रिश्ता है? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे इस रहस्यमयी तरीके की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि भविष्य में मैं इस दरवाजे को खोल सकूं? आर्यन के दिल में एक हल्का सा अंदाजा लग रहा था। तुरंत ही दरवाजे के पीछे की दुनिया को लेकर उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई।
वो अभी अभी मिली जानकारी से पहले ही जान चुका था कि यह सुनहरी रोशनी की बारिश हर बार दरवाजे को धक्का देने पर मिलने वाला कोई पक्का इनाम नहीं था, इसलिए उसने उसे दोबारा धक्का देने के बारे में नहीं सोचा। ठीक उसी वक्त जब वो असेंशन गेट के तरीके को और गहराई से समझना चाहता था, उसके असली शरीर से एक बहुत तेज खिंचाव महसूस हुआ और उसका रूहानी शरीर भारी होने लगा। आर्यन चौंक गया और फिर उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वो जागने वाला था। आमतौर पर उसकी रूह की ताकत एक रूहानी शरीर बनाने के लिए काफी नहीं होती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वो एक खास मुकाम तक पहुंच चुका था। उसने खून जैसी लाल दुनिया और उस अनजान विशाल दरवाजे को हल्के से अफसोस के साथ देखा। वो जानता था कि यह वो इलाका है जहां तक अभी उसकी पहुंच नहीं है। खुशकिस्मती से उसका ये सफर बेकार नहीं गया था। कम से कम उसकी रूह की ताकत दोगुनी हो गई थी और उसे असेंशन गेट का दुनिया हिला देने वाला रहस्यमयी तरीका भी मिल गया था। कोई जल्दी नहीं है, चीजें यहीं हैं, वो कहीं भागकर नहीं जाएंगी। ये सोचकर वो पूरी तरह से रिलैक्स हो गया और उसने विरोध करना बंद कर दिया। उसका रूहानी शरीर धीरे धीरे बिखरने लगा और नीचे डूबने लगा। उसके तुरंत बाद असली दुनिया में आर्यन की पलकें लगातार फड़फड़ाने लगीं। वो जाग चुका था। चैप्टर 58 एनर्जी और खून का शुद्ध पवित्र होना। असली दुनिया में नंदपुर शहर का सेंट्रल हॉस्पिटल। खास वार्ड कमरा। सफेद पट्टियों में लिपटे कई ममीज एक लाइन में बैठे थे। विशाल, रोहन और विकास कुमार। बम 4-2, विशाल ने पूरे भरोसे के साथ कहा और फिर अपना आखिरी बचा हुआ छोटा सा 3 का पत्ता सामने रख दिया। एक असली मर्द में इतना भरोसा होना ही चाहिए। कौन मुझे हरा सकता है? इस बाजी में वो ही जमींदार लैंडलॉर्ड था। चीन में फाइट द लैंडलॉर्ड नाम का एक मशहूर कार्ड गेम खेला जाता है। जोकर बम। रोहन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ 4 का पत्ता फेंका और विशाल का चेहरा हरा पड़ गया, चिढ़ गया। बेइज्जती, खुलेआम बेइज्जती। विकास कुमार ने आसानी से बाजी अपने हाथ में ले ली और एक एक करके सिंगल पत्ते फेंककर विशाल को चिढ़ाना शुरू कर दिया। मैं जीत गया। विशाल, तुम ताश खेलने में बहुत कच्चे हो, पहले की तरह ही बुरे हो, 3 दिनों में कोई सुधार नहीं हुआ। तौबा तौबा तौबा, मुझ जैसे जीनियस के सामने तुम अभी भी बच्चे हो। कई ममियों पट्टियों में लिपटे लोगों को फाइट द लैंडलॉर्ड खेलते हुए देखने का वो नज़ारा सच में थोड़ा मजाकिया था। अब और नहीं, अब और नहीं। विशाल बड़बड़ाया। उसने अपने पत्ते दूर फेंके और हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटकर मरने का नाटक करने लगा। इस वक्त मॉक एग्जाम में हुए उस खौफनाक हादसे को 3 दिन बीत चुके थे। उन तीनों ने लो लेवल युद्ध जनरल लेवल के 3 बीस्ट वॉरियर्स को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उनके पूरे शरीर पर चोटें आई थीं और इसीलिए वे आर्यन के साथ सेंट्रल हॉस्पिटल के इस खास वार्ड में आए थे। यार, आर्यन भाई को क्या हुआ है? 3 दिन हो गए हैं, वो अभी तक उठे क्यों नहीं? विशाल ने बात बदलते हुए आर्यन की तरफ देखा, जिसने एक साफ सुथरा हॉस्पिटल का गाउन पहन रखा था और वो उन तीनों की तरह पट्टियों में लिपटा हुआ कोई मम्मी नहीं लग रहा था। क्या डॉक्टर ने यह नहीं कहा था कि हालांकि आर्यन भाई के शरीर के घाव बहुत तेजी से भर गए हैं, लेकिन उन्होंने पक्का अपनी हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया होगा और उनके शरीर को दोबारा होश में आने के लिए कुछ देर सोने की जरूरत है। 3 दिन बाद भी उन तीनों को वो नज़ारा अच्छी तरह से याद था। रात के आसमान के नीचे टूटी हुई तलवार पकड़े उस नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर सबकी जान बचाई थी, लेकिन खुद एक गहरी नींद में सो गया था। आर्यन भाई उठेंगे तो सही ना? विकास कुमार ने अचानक कहा और उसके माथे पर तुरंत 3 जोरदार मुक्के पड़े। चुप कर, मनहूस इंसान। 2 मुक्के विशाल और रोहन ने मारे थे और सबसे भारी मुक्का रिया ने मारा था, जो आर्यन के बिस्तर के पास बैठी थी और उसकी आंखों में बहुत चिंता थी। आर्यन पक्का उठेगा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। विकास कुमार ने धीरे से कुछ शब्द बुदबुदाए, उसका कोई और मतलब नहीं था, वो बस थोड़ा बड़बोला था। अचानक आर्यन की उंगलियां हल्की सी फड़फड़ाईं और विकास कुमार बार बार चिल्लाने लगा, देखो देखो। आर्यन भाई का हाथ हिला। बाकी सबने तुरंत घबराहट के साथ आर्यन की तरफ देखा। फिर उन्होंने देखा कि आर्यन की पलकें धीरे धीरे खुली और एक जोड़ी गहरी आंखों ने थोड़ी उलझन के साथ कहा, मैं कहाँ हूँ? डॉट डॉट डॉट। जल्द ही आर्यन को अपने हालात समझ आ गए और उसे ये भी पता चल गया कि उस दिन ट्रेनिंग बेस से कोई मदद क्यों नहीं आई थी। असल में उन लोगों पर एक बहुत बड़ा छुपकर हमला एम्बुश हुआ था। पूरे 11-10 हजार जानवरों के दूत। अगर कोई भी 10 हजार जानवरों का दूत यहाँ छात्रों का शिकार करने के लिए भेजा जाता, तो वो आर्यन चाहे कितना भी कमाल का क्यों न होता, सब बेकार हो जाता। वो अंदर ही अंदर थोड़ा डर गया था। खुशकिस्मती से वहां सिर्फ लोकेश के लेवल का ही बीस्ट वॉरियर आया था। तुम लोग पहले बाहर जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उनकी फिक्र भरी बातों को रोकते हुए आर्यन ने धीरे से कहा।
ऐसा नहीं था कि वो रूखा बर्ताव कर रहा था, बल्कि इस वक्त उसके शरीर में जो बदलाव हो रहे थे वे उसे बेकाबू कर रहे थे। तुम अभी अभी उठे हो, पहले थोड़ा आराम कर लो। रिया ने चिंता से आर्यन की तरफ देखा और फिर उन तीनों मम्मियों को खींचकर वार्ड से बाहर ले गई। तुम लोग जाकर सिकंदर और 5 मशहूर स्कूलों के हेड्स को बता दो। मैं यहीं रहकर आर्यन का ख्याल रखूंगी। ठीक है। उन तीनों ने सिर हिलाया और तुरंत वहां से चले गए। वार्ड के अंदर विशाल और बाकी लोगों को धीरे से दरवाजा बंद करते देख आर्यन आखिरकार अपने अंदर उफनती हुई एनर्जी और खून को कंट्रोल नहीं कर पाया। बूम! ऐसा लगा मानो उसके शरीर के अंदर से तेज बहती हुई नदियों की आवाज गूंज रही हो। आर्यन को महसूस हुआ उसकी एनर्जी और खून एक हैरान करने वाली रफ्तार से एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे थे। बिल्कुल सही, यह उनकी शुद्धता, पवित्रता, प्योरिटी में एक बदलाव था। वो इस एहसास से अनजान नहीं था। जब उसने शुरुआती योद्धा लेवल से योद्धा लेवल में कदम रखा था तो उसकी एनर्जी और खून की शुद्धता काफी बढ़ गई थी। यह एक आम बात थी, हर बड़े लेवल को पार करने पर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एनर्जी और खून एक खास लेवल तक पहुंच जाते हैं, बल्कि वो विशाल एनर्जी और खून एक बड़े बदलाव से गुजरते हैं, जिससे वे और भी ज्यादा शुद्ध हो जाते हैं, और एनर्जी का एक हिस्सा 2 हिस्सों के बराबर की ताकत दिखा सकता है। लेकिन परेशानी ये थी कि वो अभी भी लिमिट योद्धा लेवल पर ही था और उसने बिल्कुल भी युद्ध जनरल लेवल पार नहीं किया था। मेरी एनर्जी और खून इतने बड़े बदलाव से क्यों गुजर रहे हैं? आर्यन खुश तो था लेकिन थोड़ा उलझन में भी था। फिर उसे तुरंत समझ आ गया, उसकी रूह। बिल्कुल सही, खून जैसी लाल दुनिया में मेरी रूह की ताकत पूरे दोगुनी हो गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मजबूत रूह असल में मेरी एनर्जी और खून को भी इतना फायदा पहुंचाएगी। आर्यन को अब पक्का यकीन हो गया था, क्योंकि एनर्जी और खून की शुद्धता में यह इजाफा कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उसका शरीर, जो थोड़ा कमजोर हो गया था, वो एनर्जी और खून की सफाई से पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसकी एनर्जी और खून किसी रहस्यमयी ताकत को सोख रहे थे और लगातार और भी ज्यादा शुद्ध होते जा रहे थे, और आखिरकार उन्होंने यह बड़ा बदलाव पूरा कर लिया। पूरे 2 गुना शुद्धता, यह उसकी रूह की ताकत में हुए बदलाव से बिल्कुल मेल खा रहा था। अपने शरीर के अंदर उस बेतहाशा ताकत को महसूस करके आर्यन थोड़ा सन्न रह गया। एनर्जी और खून की शुद्धता का ये लेवल पहले ही युद्ध जनरल लेवल के बराबर था। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हालांकि उसकी अभी की एनर्जी 500 कैलोरी से थोड़ी सी ही ज्यादा थी, लेकिन उसे पूरी तरह से एक क्वासी बैटल जनरल लगभग युद्ध जनरल कहा जा सकता था। जब मैं दोबारा बैटल जनरल युद्ध जनरल बनूंगा तो ये शुद्धता और भी ज्यादा होगी। आर्यन की आंखों में एक चमक आ गई। वो जानता था कि इसका क्या मतलब है। अब से बिना किसी कॉम्बैट तकनीक या स्किल का इस्तेमाल किए भी वो आसानी से अपने बराबर की एनर्जी वाले लोगों को कुचल सकता था। अपनी 9 साल की स्कूल की पढ़ाई में उसने किताबों में बड़े लेवल्स को पार करने के अलावा एनर्जी और खून की शुद्धता बढ़ाने का कोई और तरीका कभी नहीं देखा था। शायद ऐसे तरीके रहे होंगे, लेकिन वे पक्का बहुत ही नायाब दुर्लभ होंगे। अगर 3 दिन पहले मेरी एनर्जी और खून की शुद्धता इस लेवल की होती तो मेरी इतनी बुरी हालत नहीं होती। आर्यन को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर वो अब लोकेश से लड़ता तो वो यह नहीं कहेगा कि वो उसे आसानी से कुचल देगा, लेकिन वो 10,000 जानवरों के मोती के बिना भी पक्का जीत सकता था। सिर्फ 3 दिनों में एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए ही आर्यन की ताकत बहुत तेजी से बढ़ गई थी। अगर लोगों को पता चल जाए तो वे शायद उसे कोई दानव ही कहेंगे। आर्यन संतुष्ट था, कम से कम खून जैसी लाल दुनिया में उसके वो 3 दिन बेकार नहीं गए थे। उस खौफनाक नज़ारे और हजारों फीट ऊंचे उस विशाल दरवाजे के बारे में सोचकर वो अभी भी हैरान था। आर्यन ने अपने गले में लटके उस काले जेड पत्थर के मोती को सहलाया। उसे साफ तौर पर एक बदलाव महसूस हो रहा था। पहले ये सिर्फ एक दिखावे की चीज थी, लेकिन अब वो एक हल्का सा, लगभग न के बराबर महसूस होने वाला एक जुड़ाव महसूस कर सकता था। ये बहुत हल्का था, लेकिन बहुत करीब था। उसने 10,000 जानवरों के मोती के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वजह साफ थी, रूह की ताकत का कमजोर होना। ऐसा लगता है कि अब से मुझे लगन के साथ उस असेंशन गेट डेंशनमेंट वाली रहस्यमयी तकनीक की प्रैक्टिस करनी होगी। आर्यन पहले ही असेंशन गेट को अपने दिल में एक बहुत ही अहम जगह दे चुका था, भले ही वो इसका इस्तेमाल उस काले मोती को खोलने या उस विशाल दरवाजे को धक्का देने के लिए न कर सके। उसे फिर भी लगन के साथ प्रैक्टिस करनी ही थी। रूह की प्रैक्टिस करना, एक मजबूत रूह से मिलने वाले फायदों की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ एनर्जी और खून को शुद्ध करने वाला इसका साथ में मिलने वाला फायदा ही आर्यन को बढ़ावा देने के लिए काफी था। अगर उसकी रूह की ताकत कई गुना और बढ़ जाए
तो भविष्य में बड़े लेवल्स वाले लोगों से लड़ना उसके लिए खाना खाने और पानी पीने जितना आसान हो जाएगा। ये सोचकर आर्यन ने अब और कोई देर नहीं की। उसने ध्यान से असेंशन गेट के कल्टीवेशन के तरीके को समझना शुरू किया। इस समझ ने उसे तुरंत सन्न कर दिया। तेरी तो इस रहस्यमयी तकनीक की कोई आखिरी हद नहीं है। उसके मुंह से लगभग चीख ही निकल गई। उसके दिमाग में असेंशन गेट डेंशनमन की रहस्यमयी तकनीक में साफ साफ लिखा था कि असेंशन गेट के हर एक लेवल परत को कामयाबी के साथ पार करने पर रूह की ताकत पहले के मुकाबले 2 गुनी हो जाएगी। मतलब पहला लेवल है 2 गुना, दूसरा लेवल है 4 गुना, तीसरा लेवल है 8 गुना। आर्यन की आंखों में धीरे धीरे एक पागलों वाली चमक आने लगी। ये तो उसके 10,000 गुना एम्प्लीफिकेशन वाले सिस्टम के लिए बिल्कुल परफेक्ट सही मैच था। एक बार जब वो असेंशन गेट को एक गहरे लेवल तक सीख लेगा तो जो मजा आएगा, आर्यन उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वो अपनी पहली प्रैक्टिस शुरू करने ही वाला था कि उसे बाहर से दरवाजे पर किसी की दस्तक खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अंदर आ जाए। आर्यन ने अपना काम रोका और बोला। दरवाजा खुला और लोगों का एक पूरा ग्रुप तुरंत वार्ड में घुस आया। स्वॉर्ड होल्डर्स सिकंदर, 5 मशहूर स्कूलों के हेड्स और विशाल और बाकी लोग। वो वार्ड जो पहले काफी खुला हुआ था वो पल भर में ही खचाखच भर गया। चैप्टर 59, 4 इनाम। आर्यन, तुम आखिरकार उठ ही गए। काले आर्मर कवच पहने हुए उस नौजवान की हल्की मुस्कान देखकर आर्यन तुरंत समझ गया। स्वॉर्ड होल्डर्स, ये वही मशहूर स्वॉर्ड होल्डर्स थे। उसने चुपचाप उसे देखा। उसका ऑरा बहुत शांत लग रहा था, लेकिन आर्यन की तेजी से बढ़ी हुई रूह की ताकत उसे उस शरीर के अंदर छुपी खौफनाक ताकत को महसूस करने दे रही थी। आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया, स्वॉर्ड्समैन साहब। आर्यन ने इज्जत के साथ सिर हिलाया और बिस्तर से उठने की तैयारी करने लगा। सिकंदर ने तुरंत उसे रोक दिया और रिया ने बात को समझते हुए आर्यन को वापस बिस्तर पर टिकने में मदद की। सबकी नजरों में आर्यन अभी अभी अपनी हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने के बाद उठा था और कमजोर हालत में था। इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ खास तौर पर यह देखने आया हूँ कि हमारा छोटा सा हीरो आखिर है कैसा इंसान। सिकंदर मुस्कुराया। उसने पहले आर्यन को सिर्फ स्क्रीन पर ही देखा था, लेकिन अब जब आर्यन उठ चुका था तो पास से देखने पर आर्यन में एक अजीब सा रुतबा झलक रहा था जिसने सिकंदर को थोड़ा हैरान कर दिया। खास तौर पर उसकी वो काली आंखें जो इतनी गहरी थी मानो उनमें पूरी एक गैलेक्सी तारों की दुनिया समाई हो। ये रूह की ताकत बढ़ने का ही एक बाहरी असर था। स्वॉर्ड्समैन साहब, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो बस जिंदा बचने की अपनी पूरी कोशिश की थी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। उसने उस वक्त कुछ ज्यादा नहीं सोचा था। सही कहा, पूरी कोशिश की थी। सिकंदर ने सबको बैठने का इशारा किया, फिर आर्यन की तरफ मुड़कर बोला, मुझे बस सिकंदर बुलाओ। वो घमंडी नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। सिकंदर ने गंभीरता से कहा, तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन अगर तुमने इस बार 10,000 जानवरों के सेक्ट के उस पागलपन को नहीं रोका होता तो इसका पूरे संघ पर बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ता। आर्यन बीच में नहीं बोला। वो समझ गया कि सिकंदर कुछ जरूरी बात कहना चाहता है। फिर उसने सिकंदर को भारी आवाज में कहते सुना, इस मॉक एग्जाम में कुल 62,317 छात्रों ने हिस्सा लिया था, और ये बताते हुए दुख हो रहा है कि 3,423 छात्रों की जान खूंखार जानवरों और बीस्ट वॉरियर्स के हाथों चली गई। अगर तुमने आखिर में सभी बीस्ट वॉरियर्स को नहीं मारा होता तो वे सभी 60,000 से ज्यादा छात्र मारे जाते और इसके नतीजे बहुत ही खौफनाक होते। फिर भी 10,000 जानवरों के सेक्ट ने हाल के सालों में जो सैकड़ों मीडियम लेवल मध्यम स्तर के हमले किए हैं उनमें से यह एक बहुत ही बेरहम और खूनी हमला था। ये खौफनाक आंकड़ा सुनकर हर कोई सन रह गया। 3,423 छात्र, 3,423 जिंदा इंसान। वे अपनी जवानी के सबसे अच्छे दिनों में थे, फिर भी वे इतनी अचानक इस दुनिया से चले गए। उन्हें दुनिया की खूबसूरती देखने का मौका तक नहीं मिला। आर्यन चुप हो गया। जब वो उस लड़ाई के बीच में था तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब जब सब खत्म हो चुका था तो वो इस खौफ को बेहतर तरीके से समझ सकता था। उसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल कपूर का वो चेहरा याद आया जब उन्होंने 10,000 जानवरों के सेक्ट का नाम लेते हुए अपने दांत पीसे थे, और वो धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा। जिन कुछ छात्रों ने इस खौफनाक खतरे का खुद सामना किया था उनके चेहरे पीले पड़ गए, उनकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। रोहन के मुंह से अचानक निकल गया, सैकड़ों मीडियम लेवल के हमले। ये कैसे हो सकता है? संघ ने दशकों से ऐसा खूनी हमला देखा ही नहीं है। इस बात ने तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 5 मशहूर स्कूलों के हेड्स तो ठीक थे क्योंकि उन्होंने कुछ अफवाहें सुनी थी, लेकिन आर्यन और बाकी लोग थोड़े उलझन में पड़ गए।
डेटा ब्यूरो पर बीस्ट वॉरियर्स के हमले, जिनमें दर्जन भर आम लोग मारे गए थे, उन्हें ही पहले की खबरों में बहुत बड़े हमले माना जाता था। लेकिन स्वॉर्ड होल्डर्स कह रहे थे कि यह खौफनाक खूनी हमला, जिसमें हजारों छात्र मारे गए, वो सिर्फ एक मीडियम लेवल मध्यम स्तर का हमला था। और ऐसे सैकड़ों हमले हाल के सालों में हो चुके थे। हर किसी को लग रहा था मानो उनकी सोच की दुनिया टूट रही हो। आखिरकार वे बेवकूफ नहीं थे और उनकी आंखों में धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। इसकी बस एक ही वजह हो सकती थी। वो ये थी, संघ इन खूनी हमलों की बात दुनिया से छुपा रहा था। सबके चेहरों के भाव देखकर सिकंदर ने जवाब दिया, बिल्कुल सही, बात वैसी ही है जैसा तुम सब सोच रहे हो, और मेरे इस बार यहाँ आने की एक वजह ये भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात को अपने तक ही सीमित रखोगे और किसी को नहीं बताओगे, अपने माता पिता को भी नहीं। जाहिर है, ये सिर्फ एक उम्मीद से कहीं बढ़कर था। पिछले 3 दिनों में उन आम छात्रों से पहले ही चुप रहने के एग्रीमेंट, समझौते साइन करवा लिए गए थे, हालांकि उन्हें इसके लिए कुछ मुआवजा पैसे भी दिया गया था। मुझे इस तरह की नजरों से मत देखो। सच तो यह है कि इन खूनी हमलों को छुपाना संघ के आम लोगों के लिए कोई बुरी बात नहीं है। आखिरकार कोई भी यह नहीं जानना चाहता कि वो जिस दुनिया में जी रहा है, उसके नीचे ऐसा खौफनाक खतरा छुपा हुआ है। सिकंदर थोड़ा बेबस लग रहा था। असल में संघ के बड़े अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर हमेशा से 2 अलग अलग राय रही थी कि इस बात को दुनिया के सामने लाया जाए या नहीं। हालांकि अभी छुपाने वालों की बात ज्यादा मानी जा रही थी, लेकिन सच्चाई सामने लाने की मांग भी जोर पकड़ रही थी। सिकंदर उन लोगों में से एक था जो छुपाने के हक में थे। तो हम हमेशा से एक झूठी दुनिया में जी रहे थे। आर्यन की आवाज में एक हल्का सा ताना था। उसे यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी कि जिन लोगों को 10,000 जानवरों के सेक्ट ने तड़पा तड़पा कर मार डाला, उनका नाम तक नहीं लिया जा सकता। सिर्फ इस बारे में सोचकर ही घुटन महसूस हो रही थी। और यह सब सिर्फ एक शांति से भरी दुनिया का दिखावा करने के लिए। आर्यन के सीने में भारीपन महसूस होने लगा। क्या यही वो शांति वाली दुनिया थी जो आम लोग चाहते थे? या वो बड़े लोग? यह एक ऐसी बुराई है जिसे करना जरूरी है। संघ बहुत बड़ा है, जहां अरबों लोग रहते हैं। अगर यहां अशांति फैल गई, तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। 10,000 जानवरों के सेक्ट की ताकत हाल के सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। बहुत से आम मार्शल आर्टिस्ट्स को लालच देकर या मजबूर करके बीस्ट वॉरियर्स में बदल दिया गया है। अगर तुम भविष्य में स्वॉर्ड होल्डर्स में शामिल हो सको, तो शायद तुम ये सब समझ पाओगे। सिकंदर समझाता रहा, और हर कोई चुप रहा। वे इसके पीछे की वजह समझ रहे थे, लेकिन जब उन्हें याद आता कि उनके वो क्लासमेट्स, जिन्होंने उनके साथ जिंदगी और मौत का सामना किया था, उनका नाम तक नहीं लिया जा सकता, तो उनके अंदर घुटन बढ़ती जाती थी। मैं समझ गया, स्वॉर्ड्समैन साहब। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी थी, सिकंदर से नहीं, बल्कि संघ से नाखुश होने की वजह से। उसने बस इस बात को चुपचाप अपने दिमाग में बैठा लिया। हर कोई चुप हो गया। काफी देर बाद, छोड़ो इन बातों को, तुम भविष्य में धीरे धीरे सब समझ जाओगे। सिकंदर ने और कुछ नहीं समझाया, बल्कि कहा, मैं यहाँ 2 और वजहों से आया हूँ। पहला, मैं तुम्हारे लिए संघ की तरफ से इनाम लाया हूँ, और दूसरा, स्वॉर्ड होल्डर्स के टेस्ट असेसमेंट के बारे में बात करने। उसकी बात का पहला आधा हिस्सा आर्यन के लिए था, और दूसरा आधा हिस्सा सबके लिए। जैसे ही उसने ये कहा, पहले का वो उदास माहौल तुरंत बदल गया, और पहले का वो भारीपन धीरे धीरे कम होने लगा। सबकी आंखों में धीरे धीरे उम्मीद की चमक आने लगी। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। ये वो चीजें थी जिनका वो हकदार था, वो चीजें जो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर कमाई थी, और वो इनके लायक था। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया और उसने पहली बात के बारे में बताना शुरू किया। आर्यन, चाहे कुछ भी हो, इस हादसे के नुकसान को कम करने का सबसे बड़ा क्रेडिट श्रेय तुम्हें ही जाता है। तुम्हारे लिए संघ की तरफ से कुल 4 इनाम हैं। पहला इनाम है 1 करोड़ 10 मिलियन फेडरेशन रुपये। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आर्यन के स्काई नेट कम्युनिकेटर पर पैसे जमा होने की आवाज आ चुकी थी। ये सबसे बेसिक आम इनाम था, लेकिन आर्यन की आंखें पहले ही चमक रही थीं। पैसे, इतने सारे पैसे। इन 1 करोड़ फेडरेशन रुपयों से युद्ध जनरल लेवल को पार करना अब बस कुछ ही दूर था। आर्यन के लिए फेडरेशन रुपये लगभग एनर्जी और खून की ताकत के बराबर ही थे। दूसरा इनाम है एक बी ग्रेड अलॉय बैटल ब्लेड तलवार। सिकंदर ने आगे कहा, मैंने देखा था कि आखिर में तुम्हारी बैटल ब्लेड टूट गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बी ग्रेड बैटल ब्लेड मंगवाने के लिए कहा। इसमें धातुओं अलॉय की मिलावट को खास तौर पर बदला गया है ताकि यह और भी ज्यादा मजबूत बन सके। आर्यन की आंखों में खुशी छलक रही थी। ये सच में बिल्कुल सही वक्त पर मिला हुआ एक तोहफा था। एक बी ग्रेड अलॉय बैटल ब्लेड की कीमत पूरे 1 करोड़ रुपए होती थी।
वो भी सिर्फ युद्ध जनरल लेवल के लोगों के लिए, और इस बैटल ब्लेड में धातुओं की मिलावट को खास तौर पर बदला गया था, जिससे यह और भी ज्यादा कीमती हो गई थी। इसका मतलब था कि आर्यन को बैटल किंग बनने तक अपनी बैटल ब्लेड बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया सिकंदर साहब। सिकंदर ने हल्के से सिर हिलाया और इसे आराम से मान लिया, उसने सच में इसके लिए कुछ तो किया ही था। तीसरा इनाम, एक बी ग्रेड अलॉय बैटल आर्मर कवच। इस बार हर कोई सन रह गया। अगर 1 करोड़ फेडरेशन रुपये और बी ग्रेड अलॉय बैटल ब्लेड से हर किसी को बस थोड़ी सी जलन हुई थी, तो बी ग्रेड अलॉय बैटल आर्मर ने सच में लालच से उनकी आंखें लाल कर दी थीं। सबको पता था कि बैटल आर्मर हथियारों से कहीं ज्यादा महंगे होते हैं और ये बहुत कम भी मिलते हैं। इन्हें पाने के लिए खास जुगाड़ की जरूरत होती है, क्योंकि नाजुक मौकों पर ये जान बचाने के काम आ सकते हैं। कुछ बैटल किंग, जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं होती, वे भी सिर्फ बी ग्रेड अलॉय बैटल आर्मर ही पहनते हैं। मशहूर स्कूलों के 5 हेड्स लालची नजरों से उस आर्मर के सेट को घूर रहे थे, उन्हें बहुत जलन हो रही थी। यहाँ तक कि अभी भी वे सिर्फ पुराने सेकंड हैंड बी ग्रेड आर्मर पहनते थे, जो आर्यन के सेट के सामने कहीं नहीं टिकते थे। आर्यन ने बैटल ब्लेड और बैटल आर्मर को लिया और उन्हें प्यार से सहलाया, उसे उनकी ठंडी छुअन महसूस हो रही थी। उसे वे और भी ज्यादा पसंद आने लगे। बैटल ब्लेड की मूठ हैंडल काली थी, उसकी ब्लेड में हल्की सी चांदी की चमक थी और वो दिखने में बहुत ही शानदार लग रही थी। बैटल आर्मर भी पूरी तरह से काला था, जिस पर सुनहरे रंग के डिजाइन पैटर्न बने थे। अगर अभी यह सब करना थोड़ा अजीब न लगता, तो आर्यन तुरंत इसे पहनकर आजमाना चाहता। बिना किसी शक के बी ग्रेड अलॉय बैटल ब्लेड और बी ग्रेड अलॉय बैटल आर्मर के साथ आर्यन की लड़ने की ताकत एक और लेवल ऊपर चली जाएगी। उसने सिकंदर की तरफ देखा, उसकी उम्मीदें और भी बढ़ गई थीं। पहले 3 इनाम ही इतने शानदार थे, तो आखिर यह चौथा इनाम क्या होगा? चैप्टर 60, गड़गड़ाती हुई दुनिया की तबाही। सिकंदर ने उन्हें और ज्यादा सस्पेंस इंतजार में नहीं रखा। उनकी उम्मीद भरी नजरों को देखकर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, चौथा इनाम है एक बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल, लड़ाई की तकनीक, जिसका नाम है थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश। आर्यन की आंखें एक सुखद हैरानी से चमक उठीं। एक बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल, और वो भी उसकी सबसे पसंदीदा तलवारबाजी की तकनीक। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, सिकंदर ने आगे कहा, और यह कोई आम बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल नहीं है। असल में थंडर एनाहिलेशन स्लैश, बिजली से सब कुछ तबाह कर देने वाला वार, एक एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल है, लेकिन लोगों के लिए इसे धीरे धीरे सीखने में आसानी हो, इसलिए इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। तुम्हें जो भी ग्रेड कॉम्बैट स्किल थंडर एनाहिलेशन स्लैश मिली है, वो इस एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल का पहला हिस्सा है। इसकी ताकत किसी भी आम बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल से कहीं ज्यादा है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना भी उतना ही मुश्किल होगा। उसकी आंखों में एक मुस्कान थी, ये वो इनाम था जिसके लिए उसने खास तौर पर आर्यन के लिए लड़ाई लड़ी थी। तुम्हारी थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश असल में थंडर एनाहिलेशन स्लैश के पहले हिस्से का ही एक आसान रूप है। थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश में महारत परफेक्शन हासिल होने की वजह से, जब तुम थंडर एनाहिलेशन स्लैश का पहला हिस्सा सीखना शुरू करोगे, तो तुम्हें इसे समझने में भी आसानी होगी। आर्यन सन रह गया। पूरी थंडर एनाहिलेशन स्लैश असल में एक एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल थी, एक ऐसी ताकतवर कॉम्बैट स्किल जिसे सिर्फ बैटल गॉड, युद्ध देवता लेवल के ताकतवर लोग ही सीख सकते थे। यह उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था। उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ी हुई वो आम बातें याद आ गईं। शुरुआत में जब मार्शल आर्ट्स का चलन शुरू हुआ था, तब ऊंचे लेवल की कॉम्बैट स्किल्स को इस तरह बांटकर सीखने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि लोगों को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि एस ग्रेड से ऊपर की कॉम्बैट स्किल्स को सीखना बहुत ही मुश्किल है। अक्सर सिर्फ दानव जैसे टैलेंट वाले जीनियस ही इसमें कामयाब हो पाते थे। इसलिए कॉम्बैट स्किल्स को बांटने का ये तरीका शुरू हुआ। एक एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिनकी मुश्किल का लेवल एक के बाद एक बी, ए, एस और एसएस के रूप में बढ़ता है। इस तरह से बैटल जनरल्स एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल्स के शुरुआती हिस्सों को सीखना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से जब वे असली एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल सीखते हैं, तो उनके लिए ये काफी आसान हो जाता है। जब से कॉम्बैट स्किल्स को बांटने का ये शानदार तरीका सामने आया है, तब से संघ के ताकतवर लोगों की लड़ने की ताकत में भी बहुत इजाफा हुआ है। इस वक्त 5 मशहूर स्कूलों के नुमाइंदे प्रतिनिधि पूरी तरह से संघ थे। आखिरकार उन्होंने यूनिवर्सिटी में 3 साल बिताए थे और वे इसके पीछे की अहमियत को और भी अच्छी तरह से समझते थे। आर्यन अभी सिर्फ योद्धा लेवल पर था, फिर भी स्वॉर्ड होल्डर्स ने उसके लिए एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल
थंडर एनाइहिलेशन स्लैश के पहले हिस्से की मांग की थी, जिससे ये साफ पता चलता था कि स्वॉर्ड होल्डर्स उसे कितनी अहमियत दे रहे हैं। इसका मतलब था कि सिकंदर की नज़रों में आर्यन में अभी से एक बैटल गॉड बनने की काबिलियत थी। एक आम बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल की मार्केट में कीमत 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के बीच होती है, लेकिन थंडर एनाइहिलेशन स्लैश के पहले हिस्से की कीमत तो पक्का 5 करोड़ से भी ज्यादा होगी। सिकंदर ने पक्का अपनी तरफ से इसमें बहुत पैसा लगाया होगा। ये सोचकर निंगजिंग और बाकी लोगों ने आर्यन को और भी ज्यादा लालची नजरों से देखा, और उन सब के दिमाग में एक ही साथ एक ख्याल आया, हमें किसी भी कीमत पर आर्यन को अपने स्कूल में लाना ही होगा। उन पांचों ने एक दूसरे को देखा, मानो उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हों। विशाल और बाकी लोग अभी भी इसके पूरे मतलब को नहीं समझ पा रहे थे, वे बस एक के बाद एक चीजों से हैरान हो रहे थे, और फिर उन सब में जलन होने लगी। उन्हें भी इनाम मिले थे, लेकिन आर्यन के इनामों के सामने उनके इनाम कुछ भी नहीं लग रहे थे। हालांकि वे सभी बड़े और रसूख वाले परिवारों से थे, लेकिन इतने सारे रिसोर्सेज संसाधन पाना इतना आसान नहीं था कि बस मांगा और मिल गया। आर्यन ने सिकंदर के हाथ से वो डिस्क सीडी जैसी चीज ली और पूरी इज्जत के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। वो इस इनाम की अहमियत को समझता था। सिकंदर ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम युद्ध जनरल लेवल से ज्यादा दूर नहीं हो। एक बार जब तुम प्रमोट हो जाओ, अगले लेवल पर पहुंच जाओ, तो इस कॉम्बैट स्किल की लगन से प्रैक्टिस करना और बैटल किंग जान वैंग युद्ध किंग लेवल पर पहुंचने से पहले इसमें बड़ी कामयाबी ग्रेट सक्सेस हासिल करने की कोशिश करना। इस तरह जब तुम बैटल किंग लेवल में थंडर एनाइहिलेशन स्लैश का दूसरा हिस्सा हासिल करोगे, तो तुम्हारे लिए इसे सीखना और भी आसान हो जाएगा। ये सुनकर आर्यन सच में कहना चाहता था, बैटल किंग लेवल से पहले बड़ी कामयाबी हासिल करूं। आप किसे कमजोर समझ रहे हैं? मैं एक चीटर धोखेबाज सिस्टम वाला हूं। क्या आप समझते हैं कि चीटर क्या होता है? लेकिन वो ये भी जानता था कि सिकंदर का इरादा नेक है, और उसे डर है कि कहीं वो कुछ ज्यादा ही ऊंचे सपने न देखने लगे। वो मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। सिकंदर साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। ये चारों इनाम एक से बढ़कर एक उसके लिए बिल्कुल सही थे, जिससे ये साफ पता चलता था कि इन्हें चुनने में बहुत सोच विचार किया गया है, और जान की बाजी लगाकर की गई उसकी वो लड़ाई बेकार नहीं गई थी। एक बार जब वो इन सभी रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेगा, तो आर्यन की ताकत में एक बहुत ही जबरदस्त उछाल आएगा। सिकंदर ने सिर हिलाया, फिर सबकी तरफ मुड़कर बोला, एक आखिरी बात जिसका तुम सबसे लेना देना है, स्वॉर्ड होल्डर्स के टेस्ट असेसमेंट की काबिलियत के बारे में। विशाल, रोहन, विकास कुमार। उसने उन तीनों नौजवानों के नाम पुकारे। जी सिकंदर साहब। विशाल और बाकी दोनों तुरंत सीधे बैठ गए, वे घबरा रहे थे। ये स्वॉर्ड होल्डर्स की बात थी, एक ऐसी जगह जहां जाने का सपना संघ के अनगिनत जीनियस देखते थे। तुम तीनों ने खूंखार जानवरों के इस खौफनाक हमले में बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। हाई लेवल योद्धा होने के बावजूद तुमने अपनी पूरी ताकत लगाकर लो लेवल युद्ध जनरल लेवल के बीस्ट वॉरियर्स को रोके रखा, जिससे तुम्हारे अंदर छुपे हुए एक शानदार टैलेंट का पता चलता है। हालांकि तुम्हारी अभी की ताकत स्वॉर्ड होल्डर्स में शामिल होने के लेवल तक नहीं पहुंची है, लेकिन मैं खुद तुम्हें उम्मीदवार स्वॉर्ड होल्डर्स कैंडिडेट स्वॉर्ड होल्डर्स के टेस्ट से छूट दे सकता हूं। भविष्य में जब तुम्हारी लड़ने की ताकत बैटल किंग लेवल तक पहुंच जाएगी, तो तुम सीधे 1 स्टार स्वॉर्ड होल्डर बनने के लिए अप्लाई आवेदन कर सकते हो। स्वॉर्ड होल्डर्स में शामिल होने की मुश्किल का लेवल बहुत ही ज्यादा था। आमतौर पर किसी को उम्मीदवार स्वॉर्ड होल्डर बनने के लिए एक टेस्ट पास करना होता था, 1 साल के प्रोबेशन पीरियड परख के समय से गुजरना होता था, और उसके बाद ही वे आधिकारिक तौर पर स्वॉर्ड होल्डर बनने के लिए अप्लाई कर सकते थे। सिर्फ जीनियस ही इसमें शामिल हो सकते थे। यहाँ तक कि सबसे कमजोर 1 स्टार स्वॉर्ड होल्डर्स भी ऐसे बैटल जनरल होते थे जिनकी लड़ने की ताकत बैटल किंग लेवल की होती थी। और अब विशाल और बाकी दोनों को उस 1 साल के प्रोबेशन पीरियड से सीधे छूट मिल गई थी, यानी वे उम्मीदवार स्वॉर्ड होल्डर्स वाले कदम को छोड़ सकते थे। भविष्य में जब भी उनकी लड़ने की ताकत उस लेवल तक पहुंच जाएगी, वे सीधे स्वॉर्ड होल्डर वाले मिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 स्टार स्वॉर्ड होल्डर्स बन सकते हैं। विशाल और बाकी दोनों की आंखों में पागलों जैसी खुशी छलक रही थी। शुक्रिया स्वॉर्ड्समैन साहब। निंगजिंग और बाकी पांचों की आंखें जलन, ईर्ष्या और यहां तक कि हल्की सी नफरत से भर गई थीं। वे खास तौर पर स्वॉर्ड होल्डर्स में शामिल होने के लिए ही नंदपुर शहर आए थे, और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस मौके की उन्हें तलाश थी, वो इन 3 नौजवानों को पहले ही मिल जाएगा। इसका मतलब ये था कि स्वॉर्ड होल्डर्स के उस पवित्र दरबार में उनका एक पैर पहले ही पहुंच चुका था।
उनकी ईर्ष्या भरी नजरों को देखकर सिकंदर मुस्कुराया और बोला, तुम पांचों को जलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भी इसमें हिस्सा है। इस हादसे में तुम पांचों ने 10,000 जानवरों के दूतों के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और काफी अच्छा काम किया है, जिससे ये साबित होता है कि तुम 1 स्टार स्वॉर्ड होल्डर के लिए जरूरी कम से कम लेवल को पूरी तरह से पार करते हो। तुम्हें भी उम्मीदवार स्वॉर्ड होल्डर्स वाले कदम से छूट दी जाती है। तुम बाद में खुद मुझसे संपर्क कर सकते हो। एक 1 स्टार स्वॉर्ड होल्डर का मिशन पूरा करने के बाद तुम आधिकारिक तौर पर 1 स्टार स्वॉर्ड होल्डर्स बन सकते हो। ये सरप्राइज हैरानी बहुत ही अचानक मिला था। निंगजिंग और बाकी लोग पूरी तरह से सन्न रह गए, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा, अपनी आंखों की खुशी को जबरदस्ती दबाया और एक साथ शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया स्वॉर्ड्समैन साहब। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नंदपुर शहर आने का उनका मकसद 10,000 जानवरों के सेक्ट के हमले की वजह से पूरा हो जाएगा, बल्कि उनकी उम्मीदों से भी कहीं बढ़कर पूरा होगा। उन्होंने पहले सोचा था कि उन्हें बस स्वॉर्ड होल्डर्स से किसी तरह की पहचान की जरूरत होगी, लेकिन अब वे सीधे उम्मीदवार स्वॉर्ड होल्डर्स वाले कदम को छोड़ चुके थे, जिससे उनके टेस्ट का पूरा एक साल बच गया था। इसका मतलब था कि वे शायद इसी साल आधिकारिक स्वॉर्ड होल्डर्स बन सकते हैं, बिना अपने आखिरी साल की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार किए। स्वॉर्ड होल्डर्स के रिसोर्सेज के साथ उन छात्रों की बराबरी करना जो कभी उनसे ज्यादा टैलेंटेड थे, अब कोई सपना नहीं रह गया था, क्योंकि उनका टैलेंट, हालांकि 5 मशहूर स्कूलों में सबसे बुरा नहीं था, लेकिन उसे दुनिया को पलटने वाला कोई बहुत बड़ा टैलेंट भी नहीं कहा जा सकता था। सिकंदर ने अपना हाथ हिलाया और आखिरकार आर्यन की उम्मीद भरी नजरों के बीच वो हल्का सा हंसा और बोला, जाहिर है मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारे काम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम स्वॉर्ड होल्डर्स में शामिल होना चाहते हो तो जब तुम्हारी लड़ने की ताकत बैटल किंग लेवल तक पहुंच जाए तो सीधे मेरे पास आकर रिपोर्ट करना। जैसे ही ये शब्द कहे गए, वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। जो कुछ लोग अभी अभी खुशी से पागल हो रहे थे, वे पल भर में ही जम गए। फिर उनके चेहरों पर फीकी सी मुस्कान आ गई। ये सच में दूसरों से अपनी तुलना करके जल भूनकर मरने वाली बात थी। सिकंदर का मतलब पहले ही बहुत साफ था, उसने आर्यन को न सिर्फ उम्मीदवार स्वॉर्ड होल्डर्स के प्रोबेशन पीरियड से छूट दी थी, बल्कि उसने उसे 1 स्टार स्वॉर्ड होल्डर बनने के लिए जरूरी स्वॉर्ड होल्डर्स के मिशन से भी छूट दे दी थी। इससे पता चलता था कि सिकंदर आर्यन को कितनी ज्यादा अहमियत दे रहा था। यही तो होता है सच्चा जीनियस टैलेंट। सबने एक दूसरे को देखा, सब फीका सा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन किसी ने कोई विरोध नहीं किया। आर्यन सच में इस सब का हकदार था। आर्यन की आंखों की हैरानी भी छुप नहीं पाई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्वॉर्ड होल्डर्स, जो कभी उसके लिए इतनी दूर थे, अब उसकी पहुंच में आ गए थे। आर्यन के लिए बैटल किंग लेवल की ताकत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। शुक्रिया स्वॉर्ड्समैन साहब। स्वॉर्ड होल्डर्स में शामिल होने का यह मौका मिलना आर्यन के लिए बहुत इज्जत की बात है। आर्यन ने उसका शुक्रिया अदा किया। सिकंदर ने संतुष्टि से सिर हिलाया, सबको स्वॉर्ड होल्डर्स के नियमों के बारे में आराम से कुछ बातें बताईं, फिर मुड़ा और चला गया। उसका इतनी देर तक यहाँ रुकना ही ये दिखाने के लिए काफी था कि वो आर्यन को कितनी अहमियत देता है। और वो जानता था कि अब आगे 5 मशहूर स्कूलों के नुमाइंदों के बीच टैलेंट को अपने साथ जोड़ने की लड़ाई होने वाली है, और उसका यहाँ रुकना सिर्फ उनकी आंखों में चुभने वाला ही होगा। सिकंदर को जाते हुए देखकर निंगजिंग और बाकी लोगों ने धीरे धीरे अपनी नजरें वहां से हटाईं और फिर एक साथ आर्यन की तरफ घुमा लीं। उनकी नजरों में धीरे धीरे एक पागलों वाली चमक उभरने लगी, और वे आर्यन को ऐसे देख रहे थे मानो उसे कच्चा चबा जाएंगे, जिससे आर्यन को अनजाने में ही झुरझुरी हुई और उसने अपने कपड़ों को कस लिया। तेरी तो, तुम लोग क्या करना चाहते हो? हेलो दोस्तों, जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। तो उस पे प्रीमियम चैनल पर हमने 10 से भी ज्यादा नॉवेल्स कंप्लीट है हमारी। जिसको चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है।